ये सागर सिन्हा की वीडियोस पर ये जो 100 मिलियन व्यूज ये आते कैसे हैं? पैसा हाथों की मैल है, पैसा रिश्ते बिगाड़ देता है, होता है इसके जस्ट अपोजिट। कि मेरा 5 साल का गोल ये है, 10 साल का गोल ये है। मेरा कोई गोल नहीं है 10 साल 5 साल का। एक बार मैनेजर की गाड़ी देख के मैं दुखी हो गया था। फाइनेंस अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो ये देसी कैसे? अमरूद से अगला पेड़, अगले पेड़ से अमरूद, अमरूद से अगला पेड़, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप कैसे समझते हैं कि समझा पाए? देखो मैं ना स्लो लर्नर हूँ, तो अगर मैं स्लो लर्नर हूँ तो उसी की वजह से तो मैं आज कर पा रहा हूँ। ये नहीं होता तो फिर कैसे होता? तो कुछ बुरा भी हुआ तो अच्छा ही हुआ उसमें। यूट्यूब है, फेसबुक है, 5 मिलियन, इंस्टाग्राम है, 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स। मतलब ये किसी भी इन्फ्लुएंसर का सपना है। तो इसका सीक्रेट क्या है? यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये तीनों का एल्गोरिदम ना बिल्कुल अलग अलग काम करता है। ये रील बना करके कोई डाल दे, आज पेज बनाया है ना फेसबुक का, फिर भी वो रील कम से कम 1 मिलियन जाएगा, दावा देता हूँ। हमारा जो मिडिल क्लास है, अगर हम भारत देश की बात करें, वो ऐसी कौन सी गलतियां कर रहा है फाइनेंशियल स्पेसिफिकली जो नहीं करनी चाहिए? कि कमाई बढ़ेगी तो बचत अपने आप होने लग जाएगी, इन्वेस्टमेंट अपने आप होने लग जाएगा। ये नहीं होता है। तो किस तरीके का माइंडसेट है जो आपको गरीब रखता है और किस तरीके का है जो अमीर बना देता है? मेरी जब 30,000 रुपये महीने की सैलरी थी तो मेरे 20,000 रुपये का होम लोन का EMI था। लोन लेकर अमीर बना जा सकता है। मुझे लगता है लोन लिए बिना दुनिया में कोई अमीर ही नहीं बन सकता। अगर SIP किसी को करनी है स्टॉक मार्केट में, नया है, बिल्कुल नहीं पता कैसे करना है, तो कैसे शुरुआत की जाए? बड़ी कंपनी का छोटा फंड। अब एक टर्म है जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है लोगों के बीच, वो है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। करना क्या है और फिर निकालना कैसे है पैसा? हाउ डज वन डू दैट? मतलब आप एक बाल्टी से पानी निकाल भी रहे हो और उस बाल्टी से पानी कभी खत्म भी नहीं होगा। SWP वही चीज है। स्मॉल कैप के कंपैरिजन में दूर दूर कोई फंड खड़ा नहीं हो सकता अगर आप उसको 20 साल के लिए छोड़ दो। अगर 5 साल की बात कर रहे हो तो लार्ज कैप से अच्छा कोई नहीं। हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सब लोगों ने एक ज़बरदस्त भरोसा और समय जिसको चीज़ को दिया वो था FD, LIC। तो आज के समय में आप बताइए LIC में इन्वेस्ट करना कितना सही है? चाहे धरती पे भूकंप आ जाए, अकाल पड़ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका पैसा होते रहेगा। आप कहते हैं कि कम कमाने वाला भी करोड़पति बन सकता है। अगर किसी की 10,000 भी सैलरी है तो वो भी 1 करोड़ इकट्ठे कर सकता है। प्लान क्या है? प्लान क्या है? डायरेक्ट एक मूवी आई थी वांटेड, सलमान खान की। वो कहता है इधर मत मार, इधर सारा प्लान है। सैलरी कितनी भी छोटी या करोड़ों बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। पैसा कमाना सब चाहते हैं, लेकिन सही तरीके से पैसा बनाना कितने लोग जानते हैं? आज हमारे साथ हैं वो शख्स जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के लिए अपने देसी अंदाज में मुश्किल से मुश्किल फाइनेंस के ज्ञान को आसान किया है। बहुत बहुत स्वागत है सागर जी आपका DRS इनसाइट्स पर। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। सागर जी, आज आपसे बात होगी पैसे की, माइंडसेट की, फाइनेंशियल फ्रीडम की। पर शुरुआत करते हैं करामात से। ये सागर सिन्हा की वीडियोस पर ये जो 100 मिलियन व्यूज ये आते कैसे हैं? ये सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता आते कैसे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना, सोशल मीडिया ना एल्गोरिदम से ज़्यादा दर्द का खेल है। आपके जैसे वो गायक कहते नहीं, वो कौन सी मूवी का डायलॉग था, रॉकस्टार मूवी थी शायद, रणबीर कपूर की। वो सिंगर वही बनता है जिसके दिल में दर्द होता है। हाँ, जब तक दिल टूटता नहीं तब तक आवाज़ नहीं आती। है। हाँ, ऐसे ही एल्गोरिदम उसी का चमकता है, या एल्गोरिदम उसी को प्रमोट करता है जो कंटेंट को दिल से निकाल के देता है। अब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे मैं फाइनेंस की बात करता हूँ, कई बार करंट अफेयर्स की बात करता हूँ, कई बार जियो पॉलिटिक्स। तो एक तो ये होता है कि फाइनेंस वो बताए जो पढ़ के आया है, डिग्री कॉलेजेस सब करके आया है। एक फाइनेंस जैसे मैं बताता हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है फाइनेंस की, मैं कॉलेजेस में पढ़ के नहीं आया फाइनेंस। मैंने जो फाइनेंस सीखा है अपने डेली लाइफ से सीखा है। जो गलतियाँ मैंने करी, जो गलतियों को मैंने लंबे समय तक भुगता, जिससे बहुत पैसे ख़राब हुए, टेंशन हुआ, दिमाग ख़राब हुआ, वो सारी चीज़ें जो सिखाई ना मुझे, तो वो अब दर्द के फॉर्म में सिर्फ ज़ुबान से नहीं दिल से निकलता है। तो शायद इसलिए लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि लोगों को भी यही समस्या है कि लोगों ने भी वो गलती करी जो मैं कर रखा है मैंने। तो शायद इसलिए लोग पसंद कर लेते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है।
गलतियां करी और गलतियां कर भी रहे हैं। कर भी रहे हैं और लाइफ टाइम करते रहेंगे। यस, तो कनेक्ट आपका उनसे ज़्यादा बनता है। हाँ। पर ये जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उससे फाइनेंशियल एजुकेटर तक का सफ़र आपने तय कैसे किया? एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख दिया। एक ऐसा कोई शार्प टर्निंग पॉइंट तो नहीं है। होता क्या है ना कि अब जब हम इंजीनियर बनते हैं तो परिवार वालों ने बोला होता है, समाज ने बोला होता है, सोसाइटी बोला होता है कि तुझे इंजीनियर बनना है, बन गए इंजीनियर। लेकिन इंजीनियर बनने के कुछ टाइम बाद समझ में आता है यार परिवार समाज सबने जो बोला था कि इंजीनियर बन करके लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। वो 3 इडियट्स याद आ रहे हैं मुझे। तो अब डिसीजन मुझे लेना है। पहले डिसीजन मैंने लिया लेकिन वो प्रेशर्ड में डिसीजन था, इन्फ्लुएंस डिसीजन था समाज का, परिवार का। लेकिन अब डिसीजन मुझे लेना है क्योंकि अब मुझे कोई बताने वाला नहीं है अब इसके आगे क्या। उन्होंने बोला इंजीनियर बनना है, बन गए। अब इसके बाद भैया लाइफ तो सेट नहीं हो रही है, अब क्या करना है। अब जब एनालिसिस करी, देखा आसपास, समझ में आया तो समझ में आया कि भैया ये चीज़ भी है, ये भी करी जा सकती है। और फाइनेंस के कंटेंट तक मैं सीधा नहीं पहुंचा इंजीनियर से लेकर के, बीच में कई सारे पड़ाव आए, बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारी गलतियां करी, मिस्टेक्स करे, करते 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 यहाँ तक कैसे आ गए सच बताओ जो मुझे भी नहीं पता। बहुत लोग पूछते हैं कि इसकी प्लानिंग की थी, सोच किया था, कुछ प्लानिंग कुछ सोच नहीं की थी। क्योंकि मैं ज़िंदगी को ऐसे मानता हूँ, लोग जैसे कहते हैं ना कि मेरा 5 साल का गोल ये है, 10 साल का गोल ये है। मेरा कोई गोल नहीं है 10 साल 5 साल का, सच में कोई गोल नहीं है। मुझे लगता है कि भगवान ने जो आज का दिन दिया है, आज का दिन बेस्ट डालते हैं, जो काम हाथ में आया है अच्छे से करते हैं, शिद्दत से करते हैं। क्योंकि आज के हाथ में आए हुए काम को अगर मैं शिद्दत से करता हूँ उसका नतीजा मुझे कल मिलेगा। अगर मैंने बेस्ट आज दिया तो बेस्ट रिजल्ट मुझे कल मिलेगा। अब जब कल बेस्ट रिजल्ट आएगा ना, फिर परसों डिसाइड करेंगे उसके बेस पे करना क्या है। ऐसी चीज़ें बनती चली जाती है। देखिए, एक महीना ना 30 दिनों का कलेक्शन होता है और एक साल ऐसे 12 महीनों का कलेक्शन होता है। लोग सीधा अगला साल या 5 साल या 10 साल प्लान करते हैं, उससे बेहतर ये है कि एक एक दिन को प्लान किया जाए। अगर आज का दिन मैंने बेस्ट डाला है तो कल का दिन कैसे खराब हो जाएगा। अगर ऐसे हर दिन करते करते पूरा 7 दिन मैंने बेस्ट डाला है तो अगला हफ्ता कैसे खराब हो जाएगा। ऐसे करते करते 30 दिन अगर मैंने बेस्ट डाला है तो अगला महीना कैसे खराब हो जाएगा। तो मैं तो हर रोज़ दिहाड़ी मजदूर टाइप सोचता हूँ, मेरा हर रोज़ बेस्ट होना चाहिए, पूरी शिद्दत से जान डालूंगा, अगला दिन कैसे खराब हो जाएगा देखता हूँ। बिल्कुल, यानी कंपटीशन सिर्फ खुद से है, कल हम आज से बेहतर करें। हाँ। पर सागर जी, ऐसी तो कोई इंजीनियरिंग के टाइम पे ऐसी गलती रही होगी या फिर एक ऐसी निराशाजनक मतलब कोई किस्सा जिसमें आपने सोचा भाई इंजीनियरिंग से काम नहीं बनने वाला, ये जो हमने फील्ड चुनी है। एक बार मैनेजर की गाड़ी देख के मैं दुखी हो गया था। दरअसल हम सबको ये बताया गया था कि इंजीनियर बनोगे तो भैया लग्जरी गाड़ी, मर्सिडीज, BMW, बड़ा घर, ये सब हो जाता है। मैंने कुछ ही दिन हुए थे, शायद महीना 2 महीना हुआ होगा मुझे कंपनी में ज्वाइन करे हुए, तो मेरी बाइक ख़राब हो गई थी। तो मैनेजर ने बोला चल मुझे चौराहे तक छोड़ देता हूँ, वहाँ से ऑटो पकड़ लेना। और मैनेजर वो 15 साल से कंपनी में काम कर रहा था, मैं तो अभी कुछ ही महीने आए हुए हैं। हाँ। तो मैं उसके साथ उसकी गाड़ी पे नीचे पार्किंग में जाने लग गया। अच्छा, पार्किंग में जब गया ना तो गाड़ी थी उसकी सेंट्रो, बहुत पुरानी वाली मॉडल। और दरवाज़ा जिस तरीके से खोला, उसके दरवाजे खोलने के तरीके को देखकर मैं और दुखी हो गया, मेरा दिल टूट गया उस दिन। अच्छा। शीशा उसने उतारा और वो शीशा उतारने का भी जुगाड़ था कुछ, तो उसने साइड में लगा रखा था, उसको दबाया, उससे शीशा उतरा, अंदर से रस्सी बंधी हुई थी, वो रस्सी उसने खोला तब जाके दरवाज़ा खुला। मतलब शायद ही ज़िंदगी में ऐसा कोई सेंट्रो कार आपने देखा होगा कि रस्सी से दरवाज़ा खोलता है। उसने रस्सी खोली तब जाके दरवाज़ा खुला और बैठ करके उसने मुझे चौराहे तक छोड़ा। और उसमें कोई एसी वैसी कुछ नहीं, बदबू अलग, गंदा अलग, खटारा अलग। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, यार 15 साल पुराना मैनेजर, ठीक है इतनी बुरी हालत तो नहीं होगी कि ऐसे सेंटरों में चले, लेकिन फिर भी क्या इस तरह की बचत करने की नौबत है कि इस तरह की गाड़ी में भी चलना पड़ रहा है 15 साल बाद भी। फिर एक दुख वो हुआ, फिर बाकी लोगों की भी कंडीशन देखनी हुई। होता है ना कि आप जब एक चीज़ खटकती है तो बाकी और चीज़ें भी देखनी शुरू करते हो। तो जब एक आदमी को देखा है 15 साल से काम कर रहा है, इसकी तो ये हालत है, बाकी को देखते हैं बाकी कैसा है, तो कोई बहुत ज़्यादा ठीक ठाक कंडीशन में नहीं दिखा कि कोई बड़ी मर्सिडीज से गाड़ी से आ रहा हो, कोई BMW से आ रहा हो, ऐसा कुछ कहीं नहीं दिखा। तो फिर मेरे को समझ में आया कि फंस गए यार, यहाँ भी ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। जब 20-20 साल वालों की ये हाल है, मेरा तो पहला ही साल शुरू हुआ है। तो चीज़ें फिर पार्ट टाइम में अलग अलग चीज़ें मैं वहीं से तराशना शुरू कर दिया था मैंने।
तो फिर कुछ मिला, कुछ खराब हुआ, कहीं समय खराब हुआ, कहीं पैसा खराब हुआ, करते 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 आगे बढ़ते चले गए। लेकिन एक चीज़ तो उसी टाइम तय कर ली थी कि भैया इधर ज़िंदगी भर नहीं रहना है, बिल्कुल, यहाँ से निकलना ही है निकलना है। और कुछ बड़ा करके दिखाना हाँ, है। लेकिन वो निकलने में 9 साल लग गए। वो जो एक ही महीने मैंने सोचा था कि इधर से निकलूंगा, लेकिन वहाँ से निकलने में भी 9 साल अच्छा। लगे। लेकिन वो 9 साल तक मैं कुछ ना कुछ करता रहा, खाली नहीं बैठा कभी भी। स्टेप बाय स्टेप आपने ऐसा करा होगा कि आज से बेहतर ये मतलब आपने एक सीढ़ी बनाई होगी कि निकलने की वहां से। सीढ़ी पहले दिन नहीं पता होता है। सीढ़ी का पता तब चल रहा है जब आप सीढ़ी के आखिरी छोर तक पहुंच जाओ। वो स्टीव जॉब्स कहते हैं ना कि एक कोई तो उनका वीडियो है, उसमें 20 मिनट का वीडियो है, यूट्यूब पे है, उसमें वो बताते हैं कि ज़िंदगी में जो भी घटनाएं होती है ना, हर घटना एक दूसरे से आपको कनेक्टेड दिखेगी। अगर ज़िंदगी में आज मेरे साथ हुआ है अच्छा या बुरा, आगे जाके पता चलेगा कि अच्छा मेरे साथ वो वाला घटना इस वजह से हुई थी। कई घटनाएं बहुत बुरी होंगी, हम कोसते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, क्यों हो रहा है ये। कुछ महीने कुछ साल बाद पता चलता है अच्छा वो हुआ तो अच्छा ही हुआ, अगर वो नहीं होता तो ये मेरे साथ कैसे होता। तो ऐसे कुछ सालों बाद अब जाके आप जब देखते हो अपनी ज़िंदगी को फ्लैशबैक में, पास्ट पूरा देखते हो, तब आपको लगता है कि एक एक घटना यार एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। वो सारी चीज़ें अगर नहीं होती तो ये भी नहीं होता। बिल्कुल। तो ऐसे जो सीढ़ी आपने कहा ना, सीढ़ी का पता शुरुआत में नहीं चलता, तो जब सीढ़ी के छोर पे आप पहुंच जाते हो तब पता चलता अरे ये सारी की सारी सीढ़ी जुड़ी हुई थी। बिल्कुल, और उन्हीं पे चढ़कर आप उस पूरी हाँ, दलदल से निकल अपना काम है पाते बस बढ़ते रहना, चलते Yes. रहना। हाथ में सीढ़ी का जो भी उसको क्या कहते हैं, जिस पे हम पैर रखते हैं, जो भी पायदान आया है उस पे चढ़ो, आगे बढ़ो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर खुशी नहीं देके जाता तो सबक तो देकर जाता ही है वक्त। और वो सबक भी आगे खुशी का कारण बनता है। बिल्कुल। खुशी तो देता ही देता है, सबक भी मिला ना तो वो सबक भी आगे खुशी का कारण बनेगा। तो बिल्कुल। जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मैं तो इसका पूर्ण रूपेण विश्वासी हूँ। अच्छा ही होता है, बुरा कुछ नहीं होता लाइफ में। बिल्कुल। अब ये जो आपका कॉन्सेप्ट है लर्निंग फाइनेंस द देसी वे, ये लोगों के साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन फाइनेंस अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो ये देसी कैसे? हाँ, देसी कैसे? देखो देसी ऐसे मैं इसको कहता हूँ कि अब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट बचपन में हम लोग जब मैथ पढ़ते थे ना तो समझना बड़ा मुश्किल होता था। बिल्कुल। हिंदी डेफिनेशन अगर उसको मैं बोलना चाहूँ तो इसको कहा जाएगा मूलधन पे जो संचित ब्याज लगाया जाता है उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं ये डेफिनेशन किसी को बोलूं कितनों को समझ में आएगा? किसी को नहीं आएगा। लेकिन क्या ये डेफिनेशन गलत है? नहीं है। लेकिन मैं अगर किसी को ऐसे समझाऊं कि यार आज जो पेड़ लगाओगे ना, अमरूद का पेड़ लगाओगे, कल को बड़ा होगा, अमरूद निकलेगा, अमरूद के जो बीज है ना उसको ज़मीन में डालोगे ना वो पेड़ खड़ा हो जाएगा, उससे फिर उससे भी अमरूद निकलेगा, उसका बीज जो डालोगे ना उससे भी पेड़ खड़ा होगा, उससे भी अमरूद निकलेगा। मतलब एक पेड़ का फ़ायदा सिर्फ एक पेड़ के अमरूद खाने तक नहीं रहा। हाँ। उसके अमरूद से अगला पेड़, अगले पेड़ से अमरूद, अमरूद से अगला पेड़, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। किसको नहीं समझ में आएगा ये? वाह, सबको आएगा। बिल्कुल। बस मैं ये काम करता हूँ कि कॉन्सेप्ट हजारों सालों से सेम ही है, बस उसको अगर दैनिक दिनचर्या में जो चीज़ें हम देखते हैं उससे रिलेट करके समझाया जाए तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना समझ में आए। समझाने वाला ऐसा होना चाहिए कि उसको दैनिक दिनचर्या में होने वाली चीज़ों से रिलेट करके उससे जोड़ करके समझाए तो समझ में आता है। लेकिन समझाने के लिए समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, और आपका जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड आप खुद भी बता रहे थे नहीं है, तो आप कैसे समझते हैं कि समझा पाए? देखो मैं ना स्लो लर्नर हूँ और होता है ना फास्ट लर्नर, कोई भी कॉन्सेप्ट को फटाक से ग्रैस्प कर लिया, वो सीख गया। मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे कोई भी चीज़ समझने में बहुत समय लगता है। बहुत लोग मेरे दोस्त यार कहते भी अरे कितना पढ़ता है यार, कितना समय लगाता है। मैं पढ़ने में समय लगाता हूँ। हो सकता है कि कोई एक कॉन्सेप्ट को 10 मिनट में सीख जाए तो मुझे 1 घंटे लगते हैं सीखने में। कारण ये है कि मैं स्लो लर्नर हूँ, मुझे धीरे धीरे समझ में आता है। अच्छा, चूंकि मैं स्लो लर्नर हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि अगर मुझे ये चीज़ ऐसे नहीं समझ में आई तो मेरे ऐसे कितने लोग होंगे? बहुत होंगे स्लो लर्नर, उनको भी नहीं समझ में आता। तो मैं अपनी प्रॉब्लम से अपने लिए मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ, और जब मैं अपनी प्रॉब्लम को देख करके अपने लिए सॉल्यूशन निकालता हूँ तो मुझे पता चलता है कि 140 करोड़ की जनसंख्या में शायद 100 करोड़ की वही प्रॉब्लम है जो मेरी है। बिल्कुल।
तो मैं समस्या का समाधान उनके लिए नहीं अपने लिए निकाल रहा होता हूँ, और वही जब लोगों के सामने रखता हूँ तो लोग कहते हैं अरे ये तो मेरी ही समस्या थी। तो बस ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और फाइनेंस तो वैसे भी मुझे लगता है कि जहाँ नंबर्स और ये फॉर्मूलेज आए, सब आए, लोगों का दिमाग एकदम ही घूम जाता है। हाँ, इससे एक और चीज़ समझ में आती है। जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना, उनको कई बार कहा जाता है रे मंदबुद्धि है, स्लो लर्नर है। मैं भी मंदबुद्धि हूँ, मैं खुलेआम कहता हूँ, मैं बचपन से कहता हूँ मैं मंदबुद्धि हूँ भाई, मुझे चीज़ें लेट से समझ में आती है। लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ इस मंदबुद्धि होने की वजह से ही हूँ। स्लो लर्नर होने की वजह से ही मेरा घर चल रहा है आज। अगर मैं भी फास्ट लर्नर होता, तुरंत चीज़ें समझ लेता, तो मैं समझा ही नहीं पाता। मैं भी ऐसे बुकिश डेफिनेशन लोगों को मारता और किसी को कुछ समझ नहीं आता और व्यूज कुछ नहीं आते फिर। बिल्कुल, समस्या नहीं समझ पाते तो समाधान कैसे आप देते? हाँ, कहते हैं ना, जब तक आप खुद ही उस प्रॉब्लम से ना गुजरो तो आपको दूसरे की प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है। हाँ। अब इसमें देखो देखो अच्छा निकला है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, हर चीज़ अच्छा ही होता है। तो अगर मैं स्लो लर्नर हूँ तो उसी की वजह से तो मैं आज कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। ये नहीं होता तो फिर कैसे होता? तो कुछ बुरा भी हुआ तो अच्छा ही हुआ उसमें, लेकिन वो अच्छा हुआ ये पता हमको बाद में चलता है। बिल्कुल। अब ये बताइए, यूट्यूब है, फेसबुक है, 5-5 मिलियन, इंस्टाग्राम है, 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स। मतलब ये किसी भी इन्फ्लुएंसर का सपना है। तो इसका सीक्रेट क्या है, इस ज़बरदस्त ग्रोथ का? सीक्रेट अगेन वही सीक्रेट, ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो समझ में आता है यही समझ में आता है कि मैं शायद दिल से समझाने की कोशिश करता हूँ किसी भी कॉन्सेप्ट को, इसलिए ये हो जाता है। प्लस एक और चीज़ एडेड, ये चीज़ कहूँगा कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये तीनों का अलगोरिदम ना बिल्कुल अलग अलग काम करता है। थोड़ा टेक्निकल बोल देता हूँ। जो लोग देखते हैं कि जो कंटेंट यूट्यूब पे चल रहा है इंस्टाग्राम पे भी चल जाएगा, फेसबुक पे भी चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कुछ कंटेंट जो फेसबुक पे चलते हैं वो यूट्यूब पे नहीं चलेंगे, जो यूट्यूब पे चलते हैं फेसबुक पे नहीं चलेगा, इंस्टा पे नहीं चलेगा। आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ क्या चलता है। अब जैसे फेसबुक पे मैं बोलूँ, फेसबुक पे ज़्यादातर ऑडियंस अगर आप देखो वो मिड एज वाली हैं। मिड एज कहने का मतलब 30 साल से लेकर के 45-50 साल तक के बीच के लोग ज़्यादातर आपको फेसबुक पे मिलेंगे। मिलेनियल्स कहते हैं इसको, पता नहीं, जो भी कहते हो। तो 30 से 50 साल वाले अगर फेसबुक पर हैं, वो कैसी चीज़ें देखने को पसंद करेंगे? वो क्या समय रैना का शो देखना पसंद करेंगे? नहीं देखेंगे। उनको भक्ति दिखाओ, थोड़ी पॉलिटिकल दिखाओ, कोई हादसा हो गया वो दिखाओ, समाज में कुछ बुराई चल रही है वो दिखाओ, किसी ने कुछ बड़ा दान कर दिया वो दिखाओ, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाओ तो भैया वो देखना चाहेंगे, जिसकी वजह से ऐसा कंटेंट फेसबुक पे चलता है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, किसी ने पक्षियों की दुकान पर जा कर के बहुत सारे पक्षियों को ख़रीदा और उसको ख़रीद करके तुरंत उड़ा दिया। ये रील बना करके कोई डाल दे, आज पेज बनाया है ना फेसबुक का, फिर भी वो रील कम से कम 1 मिलियन जाएगा, दावा देता हूँ। एक्सपेरिमेंट करके देख ले, ये रील बना दो, आज ही पेज बनाया, आज ही फेसबुक, आप किसी भी पक्षी की शॉप पे जाओ, सारे पक्षी खरीदो, उड़ा दो, ये सारा कैमरे में रिकॉर्ड करो, 1 मिलियन कम से कम ये जाएगा रील। क्या ये रील यूट्यूब पे भी चल जाएगा? श्योर नहीं है। यूट्यूब का एल्गोरिदम अलग है। इंस्टा पे भी चल जाएगा? हाँ, इंस्टा पे भी चल जाएगा ये वाला। तो तीनों का एल्गोरिदम अलग अलग तरीके से काम करता है। आपको समझना पड़ेगा किस प्लेटफॉर्म पे किस तरह के ऑडियंस एक्टिव है। इंस्टा बुढ़ों के लिए नहीं है, इंस्टा यंग उबलते हुए खून के लिए, खौलते हुए खून के लिए, मतलब 18 साल, 15 साल, 16 साल, 14 साल, 12 साल, इन लोगों के लिए कंटेंट अगर आप बना रहे हो इंस्टा पर, देखो वो कैसे वायरल होता है। 50 साल से ऊपर वाले, 45 साल से ऊपर वालों को सोच के इंस्टा पे डालो, नहीं चलेगा। उनको इंस्टा नहीं समझ में आता, उनको फेसबुक समझ में आता है। यूट्यूब पर मिली जुली जनता है, जेनजी भी है, मिलेनियल्स भी है, बुढ़े भी हैं, जवान भी है, बीच के भी है, सब तरह के लोग हैं। तो यूट्यूब पर सब चलता है, मिला जुला करके ऑडियंस किस तरह की है वो देख करके। तो थोड़ा ये सीक्रेट है, बेसिकली आपको समझना पड़ेगा एल्गोरिदम किसका कैसे काम करता है। तो आप अपना कंटेंट केटर करते हैं स्पेसिफिकली कि फेसबुक पे ये जाएगा, इंस्टा पे ये जाएगा और यूट्यूब पे ये जाएगा? कई बार करता हूँ मैं। जैसे इंस्टाग्राम के कुछ रील्स होते हैं जो सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही डलते हैं अपने, वो यूट्यूब पर नहीं डलते। फेसबुक पर भी डलते हैं क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत हद तक सिमिलर चीज़ें चल जाती हैं। मैं जिस तरह का कंटेंट बनाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जेनजी टारगेट करके नहीं बनाता। तो मेरी ऑडियंस वो बीच वाली होती है, 30 साल प्लस 25 साल वाले। तो वो इंस्टाग्राम पे अगर चल गया तो वो फेसबुक पे चल जाता है। तो इसीलिए मैं अगर रील बना रहा हूँ तो इंस्टा और फेसबुक पे ज़्यादा, यूट्यूब पे कई बार मैं अवॉइड करता हूँ उसको। ओके। यूट्यूब पे अगर बना रहा है तो वो इंस्टा पर तो चलो वैसे नहीं जाता, लॉन्ग फॉर्म वीडियो होता है। कई बार फेसबुक पे भी अवॉइड करता हूँ। क्योंकि क्या है ना, जो ज़्यादा यंग लोग हैं वो अभी सेविंग्स के बारे में सोच नहीं रहे हैं।
हम्म मे बी मिडिल एज हैं, वो इस दुविधा से गुजर रहे हैं कि अब एज जा रही है और सेविंग और करनी है। कैन बी द हाँ 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 हाँ, कह सकते हैं, कह सकते हैं। देखिए मिडिल एज वाले जो है ना, जब उम्र निकल चुकी है तब उनको उनको एक चीज़ समझ में आ रहा है। आदमी जब जवान होता है ना, 20 22 23 साल का होता है, तो उसके मन में ये होता है कि अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है, कर लेंगे सेविंग, अभी तो मस्ती करने के समय है, अय्याशी करने के समय है, उड़ाने का समय है। ये करते करते जब आदमी का 30 साल निकल जाता है, 35 साल का अब हो गया है, अब उसको लगता है यार 30 साल हो गए, 8 साल 9 साल से काम कर रहे हैं, आज भी हाथ में कुछ नहीं बचा है, आगे कैसे होगा। अब उसको आगे की चिंता सताने लग जाती है। तो अब फिर वो यूट्यूब पर आकर के ऐसी चीज़ें ढूंढता है कि सेविंग कैसे हो, इन्वेस्टमेंट कैसे हो। वो 30 साल वाला आदमी ढूंढना शुरू करता है। 20 22 साल वाले बहुत कम लोग होते हैं, अगर जो होते हैं वो ब्लेस्ड हैं। अगर 20 साल में किसी को खटक रहा है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सेविंग करना चाहिए, ब्लेस्ड है वो लोग। अब पर्सनल फाइनेंस की अगर बात हो रही है, तो हमारा जो मिडिल क्लास है, अगर हम भारत देश की बात करें, वो ऐसी कौन सी गलतियां कर रहा है फाइनेंशियल स्पेसिफिकली जो नहीं करनी चाहिए? कि कमाई बढ़ेगी तो बचत अपने आप होने लग जाएगी, इन्वेस्टमेंट अपने आप होने लग जाएगा। ये नहीं होता है। एक स्टोरी के माध्यम से समझाऊं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। एक गांव में एक आदमी होता है जो बहुत गरीब है। उसके झोपड़े के ठीक बगल में एक बड़ी सी कोठी है, और वो कोठी को देख करके रोज कोसता है, इस कोठी के मालिक को तूने कितनी अच्छी किस्मत दी। भगवान को कहता है कि इतना अमीर है, कोठी में रहता है, और मुझे कितना खराब किस्मत दिया जो मुझे झोपड़े में रखा तूने। रोज कोसता है। तो भगवान भी उसका कोसना सुन सुन करके एक दिन तंग आ जाते हैं। कहते हैं एक दिन इसको दिखाई देता हूँ भैया सच्चाई क्या है। अगले दिन उसने क्या किया, कोठी के मालिक और उसको दोनों को एक नया जन्म दिया, दोनों को मछुआरा बना दिया, एक गरीब मछुआरा। अच्छा। ठीक है। अब चूंकि दोनों मछुआरे बन गए हैं, तो दोनों जाते हैं मच्छी मारने के लिए, मछली पकड़ने के लिए। जो गरीब वाला था उसने एक दिन में 2 मछली पकड़ी, जो अमीर वाला था उसने भी एक दिन में 2 मछली पकड़ी। जो गरीब था उसने जो 2 मछली पकड़ी, उसके घर में परिवार है भैया, वो 2 मछली पकड़ के घर ले जा करके पका उगा करके खा जाता है और आराम से चैन की नींद सो जाता है। लेकिन जो पहले अमीर था उसने थोड़ा अलग किया। उसने क्या क्या, हालांकि उसकी ज़रूरत भी थी 2 मछली खाने की ताकि परिवार का पेट भर जाए, लेकिन उसने थोड़ा सोचा कि आज पेट काट लेते हैं, आज एक ही मछली खाते हैं। एक मछली को उसने दुकान में जा करके बेच दिया, और लेट्स सपोज मान लो कि एक मछली के उसको 100 रुपये कमा लिए उसने। ठीक है। फ़र्क क्या था, गरीब वाले ने दोनों मछली खाया, पेट भर के खाया, आराम से चैन की नींद सोया। इस अमीर वाले ने पेट काटा, एक ही मछली खाई, एक मछली बेच करके 100 रुपये कमा ली। अब उस 100 रुपये का उसने अगले दिन क्या किया, एक मछुआरा हायर किया अलग से। उसने एक बंदे को अपने साथ लेकर के गया, उसको कहा कि तू भी मछली पकड़। पूरे दिन का दिहाड़ी पे उसको रखा कि 50 रुपये दिहाड़ी के तेरे फिक्स। 2 मछली उसने भी पकड़े। 2 मछली वो खुद पकड़ रहा था, 2 मछली उसके आदमी ने पकड़े। टोटल कितनी मछली हो गई? 4 मछली। एक मछली कितने की बिक रही थी? 100 रुपये की। 4 मछली बिकी कितने की? 400। क्या चारों बेचा उसने? चारों नहीं बेचा। उसने आज भी वही किया कि अगले दिन एक मछली को उसने घर के लिए रखा, खाया पकाया, बाकी 3 मछली उसने बेच दी, 300 रुपये कमा लिए। गरीब वाले ने क्या किया था? गरीब वाले ने आज भी वही किया कि 2 पकड़ी और 2 खा लिया, चैन की नींद सो गया। अगले दिन भी गरीब के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जो अमीर था उसके हाथ में क्या है? 300 रुपये। तीसरे दिन भी उसने यही किया, एक और आदमी पकड़ा, उसको भी यही गोल दिया। तीसरे दिन भी उसने एक ही मछली खाई, और 2 दिन से खा रहा है, तीसरे दिन मर थोड़ी जाएगा वो। तीसरे दिन भी उसने एक ही मछली खाई, लेकिन वो बाकी जो मछली एक्स्ट्रा थी उसको बेच करके पैसा कमाया। ऐसे करते करते उसने 10 लोगों की टीम बना ली, और 10 लोगों की जब टीम बन गई तब उन 10 लोगों को एक गोल दिया, टारगेट दिया कि तुम सब 2-2 मछुआरे पकड़ के लाओ जो एक दिन का 2-2 मछली पकड़ेंगे, और तुम लोगों को मैं एक्स्ट्रा इंसेंटिव दूंगा अगर ये करके लाए। तो 10 लोग अगर 2-2 लोग लेकर के आते हैं तो टोटल कितने लोग हो गए? 30 लोग हो गए। तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर 30 लोगों की टीम बन गई, और 30 लोग 2-2 मछली पकड़ रहे हैं। 30 लोग अगर मतलब हर आदमी 200-200 रुपये का धंधा कर रहा है, 200-200 रुपये की मछली, तो कितना हो गया? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये दिन के, महीने के 1.5 लाख रुपए। अच्छा, ये सब हो गया 1 महीने में। वो कहाँ है गरीब वाला? वो आज भी वही कर रहा है, 2 पकड़ रहा है, खा रहा है, सो जा रहा है, 2 पकड़ रहा है, खा रहा है, सो जा रहा है, 2 पकड़ रहा है, खा रहा है, सो जा रहा है। लेकिन इसने 1 महीने में कैसे बदल दिया खेल?
समझ में आता है? दोनों को सेम सिचुएशन मिली थी पहले दिन से, दोनों दो मछली पकड़ने के कगार पर हैं, लेकिन एक ने अपना खेल बदल दिया 1 महीने के अंदर। कैसे बदल दिया? अच्छा, यही चीज अगर सालों तक चलती रही, वो वापस से नहीं अमीर बन जाएगा, वापस से वो कोठी नहीं खड़ी कर देगा, ये कर पाएगा? तो एक चीज क्या समझ में आती है इस कहानी से, ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा कमाई होगी तो ज्यादा बचत होगी, ऐसा नहीं है। हाथ में आज जो भी कमाई है उसी से बचत करने का तरीका निकाला जा सकता है। देखो, अमीर लोग जो होते हैं ना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना ज़्यादा कमा रहे हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जो भी कमा रहे हो, उस कमाए हुए पैसे का कर क्या रहे हो, उस कमाए हुए पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। सिचुएशन ऐसे बदलती है, अमीरी उससे आती है कि उस कमाए हुए पैसे का आगे हम क्या कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं ये माइंडसेट का खेल है? पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। तो किस तरीके का माइंडसेट है जो आपको गरीब रखता है और किस तरीके का है जो अमीर बना देता है? होता क्या है ना, एक बहुत पुराना सा फॉर्मूला है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग। हम क्या करते हैं, हमारे पास कमाई आई, हमने ये देखा हमारे पूरे महीने का खर्चा वर्चा क्या है, वो खर्चे को हमने अलग कर लिया। अगर कुछ बच गया तो उसको सेव कर लेंगे, इन्वेस्ट कर लेंगे। यही ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन इसका होता क्या है कि ज़्यादातर लोग इतने खर्चे आ जाते हैं महीने में कि बचने के नाम पे कुछ भी नहीं होता। जब पूरे महीने आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं तो आप क्या कहोगे, अरे चलो इस महीने तो नहीं बचा, अगले महीने बचा लेंगे। लेकिन अगले महीने भी सेम कहानी रिपीट होती है। मैंने शायद आपका कहीं सुना था कि अगर अपनी फ्रीडम को ट्रैक करना है तो अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना सीखो। फाइनेंशियल फ्रीडम 2 चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक्सपेंसेस को ट्रैक करना नहीं, अच्छा, एक्टिविटी को भी ट्रैक करना। ओके। कैसे? अभी मैंने एक वीडियो किया था कुछ टाइम पहले, उसमें मैंने बोला था कि अगर देखो आपके पास बड़ा लोन है, बड़ा कर्जा है, बड़ी जिम्मेदारी है, तो आप सिर्फ खर्चे बचा बचा करके बड़ा लोन नहीं सधा सकते, बड़ा लोन नहीं ख़त्म कर सकते। आपको अपनी एक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी, अपने काम करने, पैसे कमाने के सोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। एक तरफ पैसे कमाने के सोर्सेज बढ़ाओ, दूसरी तरफ बचत बढ़ाओ। ये दोनों जब पैरेलली साथ में चलेंगे तब जा करके बड़े दुश्मन को हराया जा सकता है, बड़ा लोन हराया जा सकता है। बिल्कुल, मैं यही बात करने वाली थी। मिडिल क्लास के साथ क्या होता है कि भाई सैलरी तो आती है पर उसके साथ फिर ईएमआईज आ जाती हैं। होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, ये लोन वो लोन। तो बेसिकली इस पूरे, आप आई थिंक मैंने आपका वीडियो भी देखा था, यू आर टॉकिंग अबाउट कि लोन से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो क्या ये पूरी साइकिल है कि लोग मतलब 1 साल के अंदर अपना पूरा लोन चुका दें? ऐसा कैसे हो सकता है? होता क्या है ना कि ये सिचुएशन मेरे साथ भी थी कि मेरी जब 30,000 रुपये महीने की सैलरी थी तो मेरे 20,000 रुपये का होम लोन का ईएमआई था, 20 या 22,000 रुपये का होम लोन का ईएमआई था। उस समय क्रेडिट कार्ड ही मेरा ओवर ड्यू चलता था, मैं मिनिमम ड्यू भी पे करता था अलग से। मेरे पास स्कूटी थी, स्कूटी का पेट्रोल भी भराना होता था। शादी वादी हो चुकी है तो घर का खर्चा भी है। अब सोचो 30,000 रुपये कमाने वाला आदमी क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू भी पे कर रहा है, 22,000 की ईएमआई भर रहा है, घर के खर्चे भी चला रहा है, कैसे चलाएगा वो? तो ये सिचुएशन जब मैंने खुद में देखा है तो मुझे एक चीज़ समझ में आया था उस वक्त कि भैया कितने भी बचत कर लूँ, मैं इस सिचुएशन से आगे नहीं निकल सकता। फंस गया हूँ, गलती करी है तो फंस गया हूँ। निकलना कैसे है? कमाई बढ़ाते हैं। अच्छा, नौकरी चल रही है, नौकरी के अलावा क्या समय बच रहा है? शाम को जो आ रहे हैं और सुबह जाने से पहले का जो समय बच रहा है, उसके अलावा सैटरडे संडे, उस समय को मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। यानी कि पार्ट टाइम में मैंने अपने लिए रोज़गार जनरेट करना शुरू किया कि मैं पार्ट टाइम में और क्या कर सकता हूँ। उसी में स्ट्रगल करते करते कुछ ही महीने बाद ऐसा हो गया कि मेरी नौकरी से सैलरी कम पड़ गई, मेरे एक्स्ट्रा कमाई के सोर्सेज उससे ज़्यादा कमाई होने लग गई। फिर मुझे ये दिखा जब एक्स्ट्रा कमाई के सोर्सेज बड़े हो गए, इससे ज़्यादा कमाई आ रही है, तो फिर मैंने सोचा कि नौकरी में जो समय दे रहा हूँ उसको कट करता हूँ, सारा समय अगर इसमें दूँ तो और ज़्यादा कमाई हो जाएगी। फिर मैं उधर काम करता चला गया और ये बड़ा होता चला गया। ऐसे धीरे धीरे करके मैं ट्रैप से निकला हूँ। तो और आज मैं जहाँ भी हूँ उसी एक्स्ट्रा रोज़गार, उसी एक्स्ट्रा कमाई का सीढ़ी पकड़ के आगे बढ़ते 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 आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अगेन शुरुआत में हमने क्या बात करी, जो होता है अच्छा ही होता है। तो मैं देखता हूँ अगर मैं वो ईएमआई के जाल में नहीं फंसता, लोन के जाल में नहीं फंसता, तो शायद मुझे इतना दर्द नहीं होता कि सिचुएशन से निकलना है यार, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उस दर्द की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। अगर मेरे भी सैलरी 30,000 की सैलरी में 12-13 हज़ार ही खर्चे होते, 2-3 हज़ार बच रहे होते, ठीक ठाक SIP कर लेता, मैं भी 30,000 में खुश होता।
वो 30,000 बढ़ के आज 50,000 हो गया होता, लाख हो गया होता, खुश रहता। लेकिन जो होता है अच्छा होता है। वो दर्द मिला तो अच्छा था, उस दर्द की वजह से ही तरीके ढूंढने पर दिमाग गया, तरीके ढूंढे तो आज यहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन जो सबसे बड़ा लोन का दर्द होता है, जो मैक्सिमम मिडिल क्लास को है, वो है होम लोन का दर्द। अब अगर किसी का 1 करोड़ का लोन है, तो जब तक वो लोन ख़त्म करेगा तो वो 1 करोड़ के मकान का जो उसने लोन लिया है वो 2 करोड़ पे कर देगा, डबल, इतना इंटरेस्ट लग जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोन भी पे करे और वो इंटरेस्ट भी ना उस पे पड़े? उसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम सब लोग ना होम लोन की जो ईएमआई देते हैं, उस ईएमआई का 10% मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा आप एसआईपी करना शुरू कर दो। वो ज़्यादा खलेगा नहीं, क्योंकि अगर कोई आदमी 20,000 रुपये की ईएमआई भर सकता है होम लोन ईएमआई, वो 2,000 रुपये की और एक्स्ट्रा एसआईपी करने में उसको खलेगा नहीं। मैं कहता हूँ ये फॉर्मूला रख लो आप, 2,000 रुपये की एक्स्ट्रा एसआईपी, आप देखोगे 20 साल बाद इतना बड़ा अमाउंट बन जाता है कि आप जो होम लोन में इंटरेस्ट दे रहे हो, लेट्स सपोज अगर कोई 50 लाख का लोन लेता है तो 20 साल बाद वो 1 करोड़ का बन चुका होता है। आपका 50,000 रुपये का लोन आप रीपे कर रहे हो, प्लस 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा आप इंटरेस्ट में दे रहे होते, मतलब वो 1 करोड़ का बन चुका होता है आपका लोन। मैं कहता हूं अगर यही 20,000 की ईएमआई में आप 2,000 रुपये एक्स्ट्रा की एसआईपी करने लग जाओ, या आपका 50,000 रुपये का ईएमआई है 5,000 रुपये का एसआईपी करने लग जाओ, आप 20 साल बाद देखोगे उस एसआईपी की वजह से इतना बड़ा अमाउंट खड़ा हो जाता है कि आपने जितना इंटरेस्ट पे किया उतना ही बड़ा ये एसआईपी का अमाउंट खड़ा हो गया। तो हो गया ना 0% इंटरेस्ट पर, आपने सिर्फ प्रिंसिपल पे किया, इंटरेस्ट तो आपका एसआईपी से कवर हो गया। अगर थोड़ा इस तरीके से ट्रिक किया जाए अपने फाइनेंसेस को, तो फाइनेंसेस बहुत सारे आसान हो जाते हैं। चलिए, ये तो हो गई होम लोन की बात। अब ऐसी स्ट्रैटेजी कि लोन लेकर अमीर बना जा सकता है। मुझे लगता है लोन लिए बिना दुनिया में कोई अमीर ही नहीं बन सकता। अच्छा, हो ही नहीं सकता। कैसे? अब सोच के देखो, आप अभी जितने बड़े बड़े बिल्डर आप देखते हो, आपके पड़ोस में ये काउंटी ग्रुप है, उसके पीछे गौर ग्रुप है, ये जितने बिल्डर वाले आप ग्रुप देखते हो, ये 1,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। किसी आदमी के पास 1,000 करोड़ उसके बैंक में होता है क्या? नहीं होता ना। लेकिन 1,000 करोड़ का काम करना है उसको, क्या करेगा वो? लोन लेगा। वो लोन लेकर के 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट खड़ा करेगा वो। हाँ, उस 1,000 करोड़ से वो कमा लेगा, भले ही 2,000 करोड़ बात अलग है, लेकिन पहले दिन तो 1,000 करोड़ किसी के पास नहीं होते ना, 500 करोड़ नहीं होते ना। लोन लेकर के वो प्रोजेक्ट खड़ा करता है, उस प्रोजेक्ट से वो डबल कमा लेता है, ट्रिपल कमा लेता है, वो बात अलग है। अंबानी जी को आप देख लो, जियो खड़ा करने के लिए उन्होंने 1 लाख करोड़ के आसपास का लोन लिया था। वो 1 लाख करोड़ लोन ही तो लिया। अगर उनके स्टेटमेंट या किसी के स्टेटमेंट में सुन रहा था, अगर जियो फ्लॉप हो जाता ना तो अंबानी जी का शायद वो बैंकरप्ट हो जाते अगर जियो फ्लॉप होता। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट था जियो में। किधर से किया? लोन लेकर के किया। लोन नहीं मिलता, पैसे थे नहीं, ये प्रोजेक्ट खड़ा नहीं हो पाता। तो दुनिया के जितने अमीर बिजनेसमैन हैं, सब लोन लेकर के ही करते हैं। हाँ, उन अमीर लोगों में और हम मिडिल क्लास लोगों में सोच का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वो लोन लेते हैं धंधा खड़ा करने के लिए, हम लोन लेते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। हमको आईफोन लेना है तो लोन ले लेते हैं, गाड़ी लेनी है लोन ले लेते हैं, घर लेने हैं लोन ले लेते हैं। उनका तरीका अलग होता है। उनको कब लोन लेना है? जब धंधा खड़ा करना है। हमको कब लेना है? जब इच्छा मचल रहा है हमारा। फ़र्क इतना हो जाता है, क्योंकि जब इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप लोन ले रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ उसमें? आपकी इच्छा ही पूर्ति हुई। क्या कोई एसेट बन पाया? क्या कोई ग्रोथ हो पाया? क्या आगे करियर अपॉर्चुनिटी बन पाया? क्या इनकम सोर्स बन पाया? कुछ नहीं बन पाया। लेकिन उनके केस में सब बन गया। करियर बन गया भैया, अपॉर्चुनिटी बन गया, इनकम अपॉर्चुनिटी बन गई, पूरा का पूरा धंधा बन गया, लाइफ सेट हो गई। उनके लोन से उनकी लाइफ सेट हो जाती है, हमारे लोन से हमारी लाइफ बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल, हम लायबिलिटी ले लेते हैं एसेट बनाने की बजाय। ये टेक्निकल टर्म में, फाइनेंस के टर्म में इसको लायबिलिटी बोलेंगे, लेकिन मैं लायबिलिटी वाले वर्ड ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। मैं देसी लाइफ खराब हो जाती है, लाइफ खत्म। अच्छा सागर जी, आप कहते हैं कि कम कमाने वाला भी करोड़पति बन सकता है। अगर किसी की 10,000 भी सैलरी है तो वो भी 1 करोड़ इकट्ठे कर सकता है। प्लान क्या है? प्लान क्या है? डायरेक्ट एक मूवी आई थी वांटेड, सलमान खान की। वो कहता है इधर मत मार, इधर सारा प्लान है। इधर मारेगा तो प्लान चला जाएगा। आप वही पूछ रहे प्लान क्या है? तो प्लान बेसिकली ऐसा होता है, वही मछुआरे वाली कहानी। सैलरी कितनी भी छोटी हो, क्या करोड़ों बनाए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं, अगर उस मछुआरे वाली कहानी को समझा जाए। थोड़े थोड़े पैसे निकाल करके, कुछ पैसे से इन्वेस्टमेंट में और कुछ
कुछ पैसे फिनेंसेस की इन्वेस्ट ग्रो कराने में, कुछ पैसे और पैसे ग्रो कराने में। मतलब मैं कहता हूं कि थोड़े से पैसे एसआईपी में डाल दो, थोड़े से पैसे अपने लिए कोर्सेज खरीदने में लगा लो। कोर्सेज किसी के भी, जो भी आपको मन हो। कोई वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, कोई क्या क्या बोलते हैं, ग्राफिक का कोर्स है, कोई आपको क्रॉस सेलिंग का कोर्स है, कोई ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है। कोर्सेज लेने में, मैं खुद की लाइफ में ना, मैंने अब तक मुझे लगता है लाखों नहीं, शायद करोड़ से ऊपर का कोर्स चला गया होगा। मैंने इतने कोर्सेज लिए हैं अपनी लाइफ में। अच्छा। हालांकि मैं कोई कोर्स नहीं बेचता, अपने YouTube चैनल पर हम कुछ भी किसी तरह का कोर्स नहीं बेचते। लोगों को शायद लगे होगा अरे अपना कोर्स प्रमोट करेगा तभी कोर्स की तारीफ कर रहा है। तो मैं अपना कोई कोर्स नहीं बेचता, लेकिन सच में बात यह कर, मैं टोटल काउंट करूं शायद करोड़ से ऊपर का तो चला गया होगा जितने मैंने कोर्सेज खरीदे हैं खुद के लिए, अलग अलग टाइप के। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक तरफ आप छोटा सा अमाउंट एसआईपी में डालो, एक तरफ छोटा सा अमाउंट कोर्सेज खरीदने में डालो। अच्छा। खूब खरीदो कोर्सेज, खूब खरीदो। हर कोर्सेज के काम के आएंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस तरीके से हर आदमी आपकी ज़िंदगी में आपके फ़ायदे का नहीं होता, फ्रूटफुल नहीं होता, इसी तरीके से हर कोर्स फ़ायदे का नहीं होगा। हर किताब हर आदमी को सब कुछ सिखा जाए ऐसा नहीं होता। लेकिन किसी एक किताब का किसी एक पन्ने में कोई एक लाइन ऐसी मिल जाएगी जो ज़िंदगी बदल देती है। ऐसे भी किसी एक कोर्स का कोई एक चैप्टर ऐसा हो जाएगा जो ज़िंदगी बदलने के लिए आइडिया आपको दे जाएगी। और खेल सारा आइडिया का है। किसी ने अगर बता दिया यार तुझे ग्राफिक्स बनाना एक नंबर आता है, बस तू ग्राफिक्स एडिटिंग स्किल सीख ले और तू पैसा कमाने लग जाएगा, वो कहेगा क्या होता है ऐसे, मुझे पता ही नहीं था, उसने बता दिया दो चार चीज़ें, इसको ऐसे करेगा उसको ऐसे करेगा, बस काम हो गया, खेल हो जाता है। आदमी को बस छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती है। बस कोई ऐसा मिल जाए ना कृष्ण टाइप का, जो बस बता दे तुझे ये दो चार चीज़ें करनी है, दो चार चीज़ें छोड़नी है, बस। लोग नहीं समझते कोर्सेज की इंपॉर्टेंस, लोग नहीं समझते किताबों की इंपॉर्टेंस, लोग नहीं समझते सही संगत की इंपॉर्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ से ज्ञान आता है। अच्छा एक लाइन और बहुत अच्छी बात, संगत की आपने बात करी। हाँ, संगत कितनी जरूरी है ग्रोथ के लिए एक आदमी के? बढ़िया एग्जाम्पल दूं। बिल्कुल। गुड़गांव में कैमेलियाज है ना, हाँ 100 करोड़ का फ्लैट बिकता है वहाँ पर। हाँ। अब तो रीसेल में 150 करोड़ में बिक रहा है, मैंने ये भी सुना। सोच के देखिए, एक फ्लैट जो मैंने वहाँ पता किया है तकरीबन 5000 स्क्वायर फीट के आसपास का है। 5000 स्क्वायर फीट का फ्लैट बनाने में 100 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं कहीं से? बिल्कुल। क्या ही खर्च कर दोगे, क्या ही लगा दोगे इस 5000 स्क्वायर फीट में जो 100 करोड़ हो जाएगा। लेकिन 100 करोड़ में बिका, लोगों ने लिया। क्यों लिया? अच्छा आज भी ले रहे हैं, रीसेल में भी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? इंपॉर्टेंस क्या उस फ्लैट की है? नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर वो 100 करोड़ का बिक रहा है तो 100 करोड़ पे करके खरीदने वाला कोई नॉर्मल आदमी नहीं आएगा वहां पर, कोई स्पेशल आदमी ही आएगा। इसका मतलब हर आदमी जो 100 करोड़ पे करके आ रहा है, हर आदमी वहां पर स्पेशल है, हर आदमी अलग है, अपनी कम्युनिटी के टॉप पर वाला आदमी वहां पहुंच रहा है। तो नया आदमी जब एक फ्लैट लेगा तो वो यही सोच के लेगा यार एक नंबर कम्युनिटी मिलेगी यहाँ पर, एक नंबर बिजनेसमैन की कम्युनिटी मिलेगी। और एक नंबर बिजनेसमैन की कम्युनिटी का मतलब एक नंबर थॉट्स, जबरदस्त आइडियाज। हर आदमी को सब कुछ नहीं पता होता। लेकिन अगर 500 फ्लैट्स भी हैं तो 500 बड़े बिजनेसमैन की कम्युनिटी 100 करोड़ रुपए पे करके बहुत सस्ता है। ये बिजनेसमैन को समझ में आएगा कि 100 करोड़ रुपए दे करके 5000 करोड़ का आइडियाज उधर से मिलेगा। तो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। सही है। ये होती है संगत की इंपॉर्टेंस। अपने से बड़े के साथ रहोगे तो ग्रो करोगे, और अगर छोटे तो यू विल नॉट ग्रो। समस्या ये है कि अपने से बड़े वाला आपको रखना नहीं चाहेगा ना अपने साथ। वो भी तो यही सोचता है कि अपने से बड़े वाले को साथ में रखूं। तो उसका तरीका मैं बताता हूँ। अच्छा। अपने से बड़े वाले को साथ, बड़े वाले के साथ अगर रहना है ना, दुनिया में हर आदमी का ईगो होता है। बिल्कुल। दुनिया में हर आदमी को ऐसा चाहिए जो मेरे छोटे मोटे काम कोई कर दे। दुनिया में हर आदमी को चाहिए उसको अच्छा फील कराए, आप वो बन जाओ। हर बड़ा आदमी चाहता है कि मेरा ईगो सेटिस्फाई हो जाए। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी बड़े आदमी के साथ रहूं, बड़े आदमी के छोटे छोटे काम करना शुरू कर दो। वो बैग उठा रहा है, आप उठाओ, अरे भैया मैं उठा देता हूँ। हर बड़े आदमी को अपना तारीफ सुनना पसंद होता है, चाहे वो कितना भी कह दे मुझे चापलूस लोग पसंद नहीं है, फिर भी पसंद होता है उसको तारीफ सुनना। आप उसकी तारीफ करो, जेन्युइन वाली, जो उसको भी लगे हाँ सच में तारीफ कर रहा है। आप उसकी छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। जैसे हो सकता है कि बैग उठाने में हो सकता है, कहीं आने जाने में हो सकता है, गाड़ी ड्राइव करने में हो सकता है, या कोई भी चीज़ सब्जी भाजी लाने में हो सकता है, झूठी तारीफ करने में हो सकता है, उसको जोक सुनाने में हो सकता है, उसको हंसाने में हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको कोई और नहीं कर रहा, आप उसको देना शुरू कर दो। नतीजा क्या होगा? वो आदमी आपको अपने साथ रखना चाहेगा। और जब वो आपको अपने साथ रखना चाहेगा, वो जब भी मुंह खोलेगा बड़ा आदमी, क्या निकलेगा?
सोना ही निकलेगा उसके मुंह से, ज्ञान की बातें निकलेगा। क्योंकि अगर वो अमीर आदमी है और सफल आदमी है तो फालतू की बातें करके वो सफल नहीं बना है। फालतू की बातें वो करेगा ही नहीं, वो करेगा तो अच्छी बात ही करेगा। और हर अच्छी बात उस छोटे आदमी के लिए ज्ञान है। तो कोई छोटा आदमी अगर अमीर आदमी की संगत में आना चाहता है तो भैया उसके ईगो को सेटिस्फाई करो, देखो कि उसकी कौन सी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं जो आप पूरी कर सकते हो। जब चेला गुरु चुनने जाता है ना, तो हर सफल गुरु जो बहुत बड़ा गुरु होता है उसमें थोड़ी अकड़ भी होती है। वो चेले को ना ऐसे ही नहीं चुन लेता, सबको चेला बना लेगा ऐसा नहीं होता। वो चेले की भी परख करता है, वो चेले को भी टास्क देता है, वो चेले को भी कड़ी तपस्या से गुजरवाता है। और चेला अगर वो सब कर लेता है फिर गुरु उसको गले से लगा लेता है। तो ऐसे ही ज़िंदगी में बड़ा आदमी, सफल आदमी को अगर आपको गुरु बनाना है, उसके ईगो को सेटिस्फाई करना सीखिए और उसके साथ चिपक जाइए। और उसके साथ अगर आप चिपक गए तो 100 करोड़ का कैमिलिया फ्लैट लेने के बराबर है वो। हाँ इतना कह रहे हैं, एक्सपीरियंस और ज्ञान ऐसे नहीं मिल सकता। हाँ मेहनत करनी पड़ेगी इसके करनी लिए। पड़ेगी। हाँ चलिए, अब सागर जी ये बताइए, क्योंकि बिकॉज आप फाइनेंस देसी वे में समझाते हैं, तो अब इन्वेस्टमेंट के लिए एफडी, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, प्रॉपर्टी, सागर सिन्हा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट ना टाइम और ज़रूरत के हिसाब से होता है जी आज का जो समय चल रहा है, अभी जैसे वॉर का टाइम चल रहा है, स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है। जी। कोई अगर कहे कि मैं स्टॉक मार्केट की तरफ देखता ही नहीं हूँ तो सट्टा है, फालतू है, बेवकूफ़ है वो। अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का समय है, बिल्कुल। डालने का समय, जो अच्छे स्टॉक्स है, अच्छे वैल्यू है, अच्छे फंड्स है, वहाँ पैसा लगाने का समय है। 2023 से पहले या 22 से पहले रियल एस्टेट मरा हुआ था। नोएडा का, नोएडा एक्सटेंशन का, गुड़गांव का कोविड भी, टाइम दिल्ली का आप पे देखोगे तो करीब 5-7 साल से रियल एस्टेट मरा हुआ था, ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। वो समय था रियल एस्टेट में पैसा डालने का। आज समय है क्या? आज शायद समय अच्छा वाला नहीं है। तो ऐसे ही हर इन्वेस्टमेंट का ना समय होता है। लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो ऑल टाइम होते हैं। एफडी ये ऑल टाइम है, बोल के चलता है 6% देंगे तो देंगे, 7 देंगे तो 7 देंगे। प्रॉपर्टी बोल के नहीं चलता कि 13 देंगे कि 20 देंगे कि 200 देंगे। स्टॉक मार्केट बोल के नहीं चलता। तो ये जितने भी ना बोलने वाले इन्वेस्टमेंट है ना, इनको समय के हिसाब से देखना चाहिए कि समय है या नहीं है। समय है तो डालो, नहीं समय है तो दूर रहो। अच्छा, समय भी ऐसा नहीं होता कि अगले हफ्ते समय आ जाएगा या अगले महीने समय आएगा। इन्वेस्टमेंट एसेट ना 4-4 साल, 5-5 साल के गैप में काम करते हैं। स्टॉक मार्केट अगर बुरा है तो अगर आप देख रहे हो पिछले 2 साल से बुरा चल रहा है और हो सकता है कि अगले 1-2 साल तक और बुरा रह जाए। 5 साल तक पॉसिबल है कि स्टॉक मार्केट आपको रिटर्न ना दे, लेकिन उसके अगले 5 साल तक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दे। रियल एस्टेट हो सकता है कि 5 साल तक आपको कुछ ना दे, उसके अगले 5 साल बहुत कुछ दे दे। तो ये जितने बिना बोले वाले इन्वेस्टमेंट है, जो बोलते नहीं है कि मैं कितना दूंगा, एफडी बोलता है, पीपीएफ बोलता है, आरडी बोलता है, कोई भी सरकारी स्कीम बोलता है कि मैं इतना दूंगा। ये रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, बिजनेस, एंजल इन्वेस्टिंग, ये सब बोलता नहीं है। तो जितने ना बोलने वाले हैं, इनके फेज होते हैं, इनकी टाइमिंग होती है। वो टाइमिंग फेज समझना जरूरी है पैसा बनाने के लिए। बिल्कुल, आप कह रहे हैं टाइमिंग समझना जरूरी पैसा बनाने के लिए। तो इसीलिए मेरा सारा ही है, मैं सब में करता हूँ। ओके, नीड, वक्त के टाइम के हिसाब से। हाँ, समय किसका चल रहा है? समय किसका चल रहा है। हाँ सही है। अब ये बताइए, अगर एसआईपी किसी को करनी है स्टॉक मार्केट में, नया है, बिल्कुल नहीं पता कैसे करना है, तो कैसे शुरुआत की जाए? किसी भी बड़ी कंपनी, किसी भी बड़ा फंड हाउस का स्मॉल कैप फंड पकड़ लो। और ये मैं बात कर रहा हूँ 20 साल से 27-28 साल या 30 साल तक का कोई आदमी है, कुछ 50 तरह के म्यूचुअल फंड मत देखो। कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा खराब है, इन सब लफड़े में पढ़ो मत। कैसे बेस्ट फंड चुने, इन सब लफड़ों में पढ़ना ही मत। टॉप की 5 बड़ी कंपनी, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, निपॉन हो गया, टाटा हो गया, और एक आध आप देख लो। जो टॉप के 5 हैं उसमें से जिससे आपका दिल लगे, उसमें किसी का भी स्मॉल कैप फंड में अपना पैसा डालना शुरू कर दो हर महीने, बस कुछ नहीं करना। इसके वीडियो देख लूं क्या, जरा ये एक्स्ट्रा कुछ बता देगा, नहीं। अच्छा, ये कैसे देख लूं, अच्छा नहीं। अच्छा, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो जरा ये भी देख लूं क्या, नहीं। अच्छा, लार्ज कैप भी थोड़ा सा कर लूं क्या, नहीं। मिड कैप भी थोड़ा सा कर लूं क्या, मिक्स कर लूं क्या, उस फंड मैनेजर ने ये बोल दिया, उसने वीडियो में ये बोल दिया, उस अखबार में ये ऐड आ गया, सबको मार दो गोली। टॉप की 5 कंपनी जिससे आपका दिल लगे, उसका स्मॉल कैप फंड पकड़ लो, थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीना डालना शुरू कर दो, और टारगेट रखना कम से कम 20 साल का। 20 साल से पहले उस पैसे को हाथ नहीं लगाना,
वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, वो बेस्ट एसआईपी है। तो आप कह रहे हैं कि किसी बड़ी कंपनीज के चक्कर में अभी नहीं पड़ना, अपने हिसाब से गणित लगा के किया जा सकता है। बड़ी Easy है? कंपनी का छोटा फंड, स्मॉल कैप बात कर रहे हैं ना, बड़ी कंपनी का छोटा फंड, छोटी कंपनी का बड़ा फंड नहीं पकड़ना, बड़ी कंपनी का छोटा फंड। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड इज बड़ी कंपनी का छोटा फंड। बड़ी कंपनी क्यों मैं कह रहा हूँ, सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि उसका फंड साइज बड़ा है, बिल्कुल, ज्यादा लोगों को मैनेज कर रहा है, ज्यादा पैसे मैनेज कर रहा है, तो आपके पैसे की सेफ्टी सिक्योरिटी वहां पर ज्यादा है, तो इसीलिए बड़ी कंपनी पकड़नी है। छोटा फंड में क्यों कह रहा हूँ, स्मॉल कैप फंड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में स्टॉक मार्केट की छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनके ग्रो होने की पॉसिबिलिटी, जिसके 5x 10x 100x होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होने का चांस, आपका पैसा ग्रो होने का चांस वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है। वेरी नाइस। हाँ। अब एसआईपी की बात हो गई, अब एक टर्म है जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है लोगों के बीच, वो है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसमें आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पैसा अपना निकाल सकते हैं। लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, ये कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं है कि करना क्या है और फिर निकालना कैसे है पैसा। हाउ डज वन डू दैट? देखो, SWP को अगर देसी में समझाऊं, बिल्कुल देसी आप वे। इसको ऐसे समझो कि नल चालू है, पानी गिर रहा है, नीचे बाल्टी लगा हुआ है, ठीक है, और उस बाल्टी से आप एक एक लोटा पानी निकाल के दूसरी बाल्टी में डालते रहो, और ऊपर से नल भी चालू है, पानी भी गिर रहा है। बाल्टी से मैं लोटा डाल के पानी निकाल रहा हूँ, दूसरे में डाल रहा हूँ, नल चालू है, फिर से नल चालू। अच्छा एक बात बताओ, जो बाल्टी से मैं पानी निकाल रहा हूँ, उस बाल्टी से पानी कब खत्म होगा? जब तक नल चलता रहेगा जब तक नल पानी चलता उसमें रहेगा, और टंकी फुल है तो मतलब हमेशा ही चलता रहेगा, मतलब वो बाल्टी कभी खाली नहीं होगा। अच्छा, उस बाल्टी से मैं पानी निकाल भी रहा हूं, मतलब आप एक बाल्टी से पानी निकाल भी रहे हो और उस बाल्टी से पानी कभी खत्म भी नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है। क्यों? जब नल चल रहा है तो। SWP वही चीज है, लेकिन बिल्कुल वही चीज है। कैसे? बताता हूं। एक ऐसा फंड जो स्टॉक मार्केट में है, उस फंड में आपके पैसे लगे हुए हैं, चूंकि वो मार्केट में है और आपके पैसे हैं वहां पर, तो मार्केट के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेगा पैसा। अगर लंबे समय का देखें तो 12% 13% सालाना कैगर के हिसाब से, अगर लंबे टाइम को पकड़ो, अगर आप 12% उसको पकड़ते हो, 12% के हिसाब से आपका पैसा वहां पर ग्रो हो रहा है, आप 6% के हिसाब से पैसा निकालते रहो। एक साल में आपने 6% के हिसाब से पैसा निकाला, 12% के हिसाब से पैसा ग्रो हुआ, फिर भी 6% पड़ा रहा वहां पर। वो 6% जो पड़ा, मतलब जो बाकी पैसा पड़ा रहा, वो 6% के हिसाब से बढ़ा, अगले साल फिर 12% के हिसाब से बढ़ेगा, अगले साल फिर आप 6% के हिसाब से निकाल लो, अगले साल फिर वो 12% के हिसाब से बढ़ेगा, फिर आप 6% के हिसाब से निकाल लो। 6% साल का कहने का मतलब आधा % के हिसाब से महीना, आधा % महीना। यानी कि अगर किसी के पास 50 लाख का फंड SWP में पड़ा है तो 50 लाख का आधा % कितना हुआ? 25,000 रुपए के आसपास। 25,000 रुपए के आसपास महीना आप निकालते रहो अगर 50 लाख का फंड पड़ा है। अगर 1 करोड़ का फंड आपका पड़ा है तो आप 50,000 रुपये महीना निकालते रहो, आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। 50,000 रुपये महीना घर में आते रहेंगे, कब तक? 3 जन्मों तक, 7 पुश्तों तक, 500 पुश्तों तक वो 50,000 रुपये महीना आता रहेगा, लेकिन वो पैसा आपका जो पड़ा है स्टॉक में कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि वो 12 के रेट से बढ़ रहा है और आप 6 के रेट से निकाल रहे हो। ठीक इसी तरीके से बाल्टी में जो नल से पानी गिर रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा है, आप उस स्पीड से नहीं निकाल रहे हो लोटे से, तो बाल्टी में कभी पानी खत्म नहीं होगा। ऐसा ही आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा और आप निकालते भी रहोगे। बिल्कुल। लेकिन ये जो 12% वाला फंड है, ये चूज कैसे करना है? ये अगेन डिपेंड करता है कि अगर कोई 20-22 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है और अगर वो स्मॉल कैप में पैसा डाल रहा है तो उसके 40 साल की उम्र होते होते अच्छा खासा मोटा फंड बन जाता है, क्योंकि लंबे समय में ना स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बहुत अच्छा, मतलब उसके कंपैरिजन में कोई फंड ही नहीं है। स्मॉल कैप के कंपैरिजन में दूर दूर कोई फंड खड़ा नहीं हो सकता अगर आप उसको 20 साल के लिए छोड़ दो। अगर 5 साल की बात कर रहे हो तो लार्ज कैप से अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि 5 साल में मार्केट बहुत ऊपर और बहुत नीचे होता है। छोटे फंड जो होते हैं बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं, बड़े फंड थोड़े से ऊपर और थोड़े से नीचे होते हैं। तो 5 साल एक ऐसा समय होता है जहां पर बहुत ज़्यादा उछल कूद करने वाला आपको फंड नहीं चाहिए, लार्ज कैप। 20 साल चूंकि बड़ा समय है तो उस बड़े समय में बहुत ज़्यादा उछल कूद करने वाला फंड चलेगा, क्योंकि एट द एंड वो मुझे बड़ा करके देने वाला है। 12% देने वाला फंड, आप ऐसा सुनो कि आपको अगर लंबे समय तक पैसे को छोड़ना है तो अगेन स्मॉल कैप, अगर मुझे 5-7 साल के लिए SWP करना है तो फिर लार्ज कैप फंड। शॉर्ट टाइम लार्ज कैप, बड़ा टाइम होरिजन है तो स्मॉल कैप, और बीच का कुछ है तो फिर मिड कैप वाला भी ऑप्शन है, फ्लेक्सी कैप का ऑप्शन है, हाइब्रिड का ऑप्शन है। देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट को समय नहीं देना चाहते, समय नहीं देना चाहते मतलब
5, 6, 7 साल में कुछ तूफानी करना है, फिर आपको स्टडी करना पड़ेगा, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके पास जो पैसा है वो भी चला जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे पढ़ना ना पड़े, समझना ना पड़े, दिमाग लगाना ना पड़े, तो स्टॉक मार्केट को समय दो। 20 साल का समय दो और कुछ मत पढ़ो, चलेगा। स्मॉल कैप फंड पैसा बना के दे देगा। लेकिन आप कहते हो 5 साल में कुछ कर बनाना है तो बहुत ज़्यादा पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो जो पैसा लगा रहे हो वो पैसा भी डूब जाएगा। भी डूब जाएगा। हाँ, बिल्कुल, वक्त की सारी बात है। वक्त की बात है। स्टॉक मार्केट तो पूरा ही वक्त की बात है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक और मैं संजय कथुरिया जी से बात करी थी तो उन्होंने नर्सेस का एग्जाम्पल दिया था कि क्योंकि वो डाइट शिफ्ट करती थी, यूएस की स्टडी थी, कहीं की थी, और सबसे ज़्यादा उन्होंने पैसे बनाए मार्केट में क्योंकि वो एक बार इन्वेस्ट कर दिए और इन्वेस्ट करके छोड़ दिए, और उनके पास टाइम नहीं था ट्रैक करने का। दे वुड स्लीप इन द डे एंड वर्क इन द नाइट, एंड दैट इज़ हाउ दे सेव द मैक्सिमम मनी। सो आई थिंक वही टाइम फ्रेम की सारी बात है यहाँ पर। हाँ, आप समय दो पैसे को पैसा बनने का। पैसा इतना पैसा बना के ले आता है हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर हम समय नहीं देंगे, बीच बीच में उंगली करते रहेंगे तो पैसा चुप बैठ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो। पैसे को बस एक चीज़ चाहिए, समय, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, पैसे को एक चीज़ चाहिए, समय। हाँ। अब अगर इसी की बात आई तो जो हमारे मतलब हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सब लोगों ने एक ज़बरदस्त भरोसा और समय जिसको चीज़ को दिया वो था FD, LIC। तो आज के समय में आप बताइए LIC इन्वेस्ट करना कितना सही है? ये गोल के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर किसी आदमी का ये गोल है कि ठीक है भैया, ज़्यादा पैसा हमको नहीं बनेगा, चलेगा, महंगाई उसके पैसे को खा भी जाए, चलेगा, लेकिन हमको 20 साल में डबल तो चाहिए, अगर ये गोल है तो LIC जैसी कंपनियों में जो एंडोमेंट प्लान्स आते हैं, मनी बैक प्लान्स होते हैं, ठीक है भैया, चले जाओ उसमें। चाहे धरती पे भूकंप आ जाए, अकाल पड़ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका पैसा डबल हो के रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको। चाहे ट्रम्प कुछ भी कर दे भैया, कितना भी बड़ा मिसाइल फोड़ दे, आपका 20 साल बाद पैसा डबल होगा ही होगा। ये चीज़ स्टॉक मार्केट में नहीं हो सकती। अच्छा, अगर ये गोल है तो बढ़िया है। LIC जैसे प्लान्स, एंडोमेंट प्लान्स, मनी बैक प्लान, जिसमें कहा जाता है कि 5 साल में, हर 5 साल में पैसा आता रहेगा आपके घर पे, ठीक है। लेकिन अगर आपका गोल है वेल्थ बनाना, डबल से मतलब नहीं है। इतना पैसा चाहिए कि महंगाई जिस स्पीड से बढ़ रही है उससे ज़्यादा स्पीड से मेरा पैसा बढ़ना चाहिए। इतना पैसा चाहिए कि 20 साल बाद मुझे डबल नहीं, 20 साल बाद मुझे 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना चाहिए। तो फिर LIC जैसे प्लान्स, FD स्कीम्स, कोई सरकारी स्कीम्स, सीधा छोड़ दो इनको। जहां हम बात करते हैं कंपाउंडिंग, बड़े कंपाउंडिंग की, बड़ा रिटर्न की, तो जब बड़े रिटर्न की बात कर रहे हैं तो बड़ा समय, और बड़े समय के साथ आप जाओ किसी ऐसे मार्केट में जहां वो इन्वेस्टमेंट एसेट अपना रिटर्न बताता नहीं है। जितना भी इन्वेस्टमेंट एसेट, अभी थोड़ी देर पहले हम जो बात कर रहे थे, जितने भी इन्वेस्टमेंट एसेट हैं, अगर वो बोल के आते हैं आपके पास कि मैं तो 7 तो दे ही दूंगा, 6% तो दे ही दूंगा, ये आपको बड़ा पैसा नहीं बना के दे सकते। अनसर्टेनिटी इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। आप सोच के देखो, कई जगहों पर जमीन बड़ी सस्ती मिलती है। अरे 10,000 रुपये स्क्वायर फीट है, 8,000 रुपये स्क्वायर फीट है। आप कहोगे इसके आसपास की लोकेलिटी में तो भैया 25,000 रुपये स्क्वायर फीट है, 50,000 रुपये स्क्वायर फीट चल रहे हैं, 10 कैसे मिल रहा है? क्यों? क्योंकि इस ज़मीन में थोड़ा सा विवाद चल रहा है, 2-3 भाइयों की लड़ाई चल रही है। वो कब सुलझेगा, किसके हक में फैसला होगा, पता नहीं है, इसीलिए वो 10,000 रुपये के रेट में मिल रहा है। यानी क्या है वहाँ पर? अनसर्टेनिटी, पता नहीं है। अच्छा, जहाँ पता नहीं है इसका मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पैसा डूब भी सकता है लेकिन बड़ा पैसा बन भी सकता है। जहाँ पहले ही 50,000 रुपये स्क्वायर फीट का प्राइस चल रहा है, वहाँ आप कितना ही बना लोगे, 10%, 15%, 20%, लेकिन यहाँ 1000% बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ भी डिस्प्यूट है, सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है। तो इन्वेस्टमेंट में अनसर्टेनिटी इज बिग अपॉर्चुनिटी, लेकिन हाँ, रिस्क को कभी ना भूलें। बिग अपॉर्चुनिटी के साथ बिग लॉस की अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है वो। बिल्कुल। तो इसी बात पे स्टॉक मार्केट पर आते हैं। तो जैसे कि आजकल एक बड़ी मजेदार सेइंग चल रही है स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टिंग इज लाइक डेटिंग। इन्वेस्टिंग इज लाइक डेटिंग। डेट अच्छा, करते हैं ना किसी को। एवरीवन इज लुकिंग फॉर द वन, बट मोस्ट एंड अप विद द हार्ट ब्रेक। तो ऐसा क्या किया जाए कि हार्ट ब्रेक ना हो? इन्वेस्टिंग ना डेटिंग नहीं है, इन्वेस्टिंग मुझे लगता है शादी है। अच्छा, कर लिया तो भूल जाओ।
हो गई ना शादी, अब बस, अब कुछ नहीं, अब क्या करेंगे, अब तो ऑप्शन ही नहीं है, अब तो हो गई निभाना ही शादी। है। हाँ, तो जैसे मैं भी स्मॉल कैप की बात कर रहा था, एक बार आपने पकड़ लिया ना, डालना शुरू कर दिया ना, भूल जाओ, दूसरा डाल देखना ही नहीं है। जो लोग डेटिंग की तरह यूज करते हैं, आज यहाँ पैसा डाला है, अरे कल उसमें जरा दिख रहा है अच्छा सा, अरे वो कल वो वाला स्टॉक भाग गया, परसों वाला फंड भाग गया, एट द एंड वो पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि उनका पैसा घूमने में ही इतना थक जाता है कि कुछ ब्याज कमा ही नहीं पाता बेचारा। हाँ, पैसे को जितना ज़्यादा आप इधर से उधर घुमाओगे वो थक जाएगा, पैसे को आराम करने दो, पैसा जितना आराम करेगा वो बहुत पैसा कमा के लाएगा। चलिए आराम करेगा, पैसा कमा के लाएगा, लेकिन अगर जैसे युवा है, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं मार्केट में, तो रिस्क और मतलब सिक्योरिटी के बीच बैलेंस कैसे करें? रिस्क और सिक्योरिटी के बीच, हाँ, जैसे जो युवा हैं इन्वेस्ट जो करना चाह रहे हैं मार्केट में, वो रिस्क और सिक्योरिटी इनमें समन्वय कैसे बनाएं अगर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें? देखो आइडियली अगर आप बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को सुनोगे ना, तो वो ये कहेंगे रिस्क को बैलेंस करके चलो, थोड़ा सा पोर्टफोलियो आपका सेफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एफडी होना चाहिए, एलआईसी वेलआईसी होनी चाहिए। बट मैं कहता हूँ अगर कोई 20-22 साल का लड़का है, 25 साल 26 साल का है, तो आपको ना सेफ्टी का ख्याल ही नहीं लाना चाहिए दिमाग में। अच्छा, नहीं हो, सेफ्टी जैसी कोई चीज़ नहीं दुनिया में। जब जब जो आदमी सेफ्टी का सोचता है, सुरक्षा का सोचता है, मतलब वो बड़े रिस्क नहीं ले सकता, और जो आदमी बड़े रिस्क नहीं ले सकता वो बड़ा पैसा भी नहीं बना सकता। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, एक ज़मीन में 4 भाइयों का विवाद है, इसीलिए वो बहुत सस्ता मिल रहा है। हाँ। तो मतलब बड़ा रिस्क है ना वहाँ पे, तो बड़ा रिस्क है। अगर रिस्क आपने सही दांव खेल लिया सब कुछ समझ करके, फिर कितना बड़ा पैसा बना के देगा वो। तो मैं कहता हूँ 20-22 साल के जो लोग होते हैं, स्मॉल कैप पकड़ने, इसीलिए मैं उनको कहता हूँ कि देखो स्मॉल कैप बहुत रिस्की है, लेकिन रिस्की किस टर्म में? 5 साल, 6 साल, 8 साल के टर्म में रिस्की है, 20 साल के टर्म में वो रिस्की नहीं है। किसी की एज अगर कम है, उसके पास ज़्यादा समय है इन्वेस्टमेंट के लिए। आदमी अगर 50 साल का है तो कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर लेगा वो? 10 साल 12 साल के लिए, मतलब उसके पास समय नहीं है, तो वो रिस्की एसेट में जा नहीं सकता। उसको तो अपना 90% या 100% पैसा किसी ऐसी जगह पे जाना चाहिए जो रिस्क नहीं चाहिए। एलआईसी जैसा प्लान उनके लिए बेस्ट है, एफडी उनके लिए बेस्ट है, कोई भी सरकारी स्कीम उनके लिए बेस्ट है। उनको तो स्मॉल कैप दूर से भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन उम्र 20-22 साल 25 साल है, तो आप सरकारी सारी स्कीमों को साइड करो, आप स्मॉल कैप पकड़ो और कहीं मत जाओ। बेस्ट वो है आपके लिए। सुरक्षा उनको चाहिए जिनको सुरक्षा की ज़रूरत आन पड़ी है, उम्र अब ज़्यादा बची नहीं है, घुटने कमज़ोर हो गए हैं, डायबिटीज़ की दवाई चल रही है, बीपी भी अटैक मारता है, हार्ट भी कमज़ोर हो चुका है। इसका मतलब सेफ्टी चाहिए। तो सेफ्टी चाहिए तो फिर आप ऐसी स्कीमों में जाओ, ऐसे इन्वेस्टमेंट में जाओ जो कि अपना रिटर्न बोल के आते हैं। लेकिन अभी बहुत समय है, घुटने भी दुरुस्त हैं, दिल भी दुरुस्त है, बीपी का कोई टेंशन नहीं है, डायबिटीज़ का आता पता नहीं है। खूब उछलो कूदो, खूब पैसे को इधर उधर लगाओ, खूब कमाओ, खूब धमाओ, खूब खराब करो, मतलब पैसे भी खराब करो, रिस्क लो, भरपूर रिस्क लो, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा एसेट है, वो है समय। समय, बिल्कुल। समय बोलते ही आज कहीं और ध्यान जा रहा है क्योंकि ट्रेंड कर रहा है सोसाइटी में, सोशल मीडिया पर। हाउ ट्रू है ना? समय की बात है। हाँ, समय की बात है। मतलब उस आदमी ने भी क्या कमाल किया है। बिल्कुल। बस उस आदमी से मुझे एक ही दिक्कत है, हम समय रैना की बात कर रहे हैं, उस आदमी से मुझे बस एक ही दिक्कत है, गालियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। बाकी आदमी बहुत मैच्योर है, जिस तरीके से उसने बातें करी है, जो कॉन्सेप्ट समझाए हैं, बाप की बातें जिस तरीके से करी है, जिस तरीके से एक्सप्लेन किया कि भैया समय जब मुश्किल हो तो कोई साथ में नहीं आता, वो मैच्योरिटी दिखाती है। वो दिखाता है कि आदमी कितना मैच्योर्ड है, अपने काम को लेकर के कितना सीरियस है। जब आदमी डिप्रेशन से जूझ रहा था, जब उसको हर आदमी कह रहा था कि अभी स्टेज शो मत कर, फिर भी अपने काम की प्रायोरिटी को देखते हुए स्टेज पर गया, मतलब काम के लिए वो कितना सीरियस है। मुश्किल समय में भी वो काम कर रहा है। तो आदमी की बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, नो डाउट। बस वो भी क्या करे, गाली गलौज की डिमांड आजकल बढ़ गई है। आजकल तो गाली गलौज बड़े पर्दे तक पहुंच गया है। मेरे ख्याल से आजकल स्पेशली एक प्रोविजन किया जाता है गाली गलौज डालने का, क्योंकि वो ट्रेंड है, ट्रेंड ही चल रहा है। आप चाहे ऑनलाइन देख लें चाहे कहीं भी। एंड आप अगर बात करें समय रैना की, तो आई मस्ट से कि बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब उसने कहते हैं ना, कहानी सब लोग सुनाते हैं, हाँ, पर सबसे खूबसूरत तरीके से कहानी कौन सुनाता है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट और सबसे ज़्यादा दिल को वही चीज़ छूती है, और मेरे ख्याल से जो दिल से सुनाता है, जो दिल से सुनाता है। हाँ,
बिल्कुल सही। क्योंकि उसने दिल से कहानी सुनाई, नो डाउट। उसकी पूरी कहानी में हर एक इंसिडेंट उससे जुड़ा हुआ था, उसकी तकलीफ से जुड़ा हुआ था, और हर इंसान उसका दर्द से जुड़ा हुआ था। कहते हैं ना, हर कहानी में जो सबसे इम्पोर्टेंट एंगल होता है वो है HI एंगल, ह्यूमन इंटरेस्ट एंगल। हाँ, और दर्द से बड़ा क्या कनेक्शन हो सकता है किसी का किसी से। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई उसके यूट्यूब एनालिटिक्स देखे, वीडियो में पीक मोमेंट होता है ना, ऑडियंस ने सबसे ज़्यादा पीक अटेंशन कौन से मोमेंट पे आपके वीडियो में दिया, वो जब अपनी माँ का किस्सा सुना रहा था, जब वो इमोशनल हुआ था, वो उसके डेफिनेटली पीक मोमेंट होगा। एनालिटिक्स को उठा करके देख ले, वो पीक मोमेंट होगा ही होगा। और मुझे लगता है जब वो फादर की बात कर रहे थे, फादर की बात कर रहे थे तब भी, हाँ, क्योंकि उनके फादर जो हैं बाय चांस, उन्हें हम पर्सनली मैं भी जानती हूँ, अच्छा अच्छा, हमारी फैमिली के थ्रू, लेकिन तो मेरे ख्याल से मैं कनेक्ट या तो उससे ज़्यादा कर पाई, बट इट वाज वेरी नाइस। माँ तो अपना कहते हैं ना कि इमोशन जाहिर कर देती है, पर बाप कैसे करता है, तो वो भी एक बड़ी खूबसूरत बात थी जो निकल कर आई। भगवान की रचना ही ऐसी है कि बाप को अपना इमोशन जाहिर करने का शायद समय नहीं मिलता। वो दीन दुनिया में इतना उलझा रहता है, बाहरी समस्याएं, बाहरी जंग, बाहरी लड़ाई में इतना उलझा रहता है, शायद उसको बाल बच्चे को आई लव यू कहने का याद ही नहीं रहता। याद से ज़्यादा उसने कभी ये देखा ही नहीं है किसी मर्द को करते हुए। वो एक डायलॉग था ना पुराना, मर्द को दर्द नहीं होता, तो होता है पर उसको दिखाना नहीं होता है। दर्द होता है, दर्द जाहिर करना नहीं आता। दर्द तो इंसान को होता है। दुनिया सिखाती है कि आपको जाहिर करना भी नहीं है। हाँ, उसको कंडीशन ऐसे करते हैं। हाँ। चलिए वापस पैसे बनाने की बात पर आते हैं। आपने कहा इन शॉर्ट टर्म आई लॉस्ट मनी, इन लॉन्ग टर्म आई गेन्ड एक्सपीरियंस। लेकिन कई बार लोगों के पास लंबा समय नहीं होता, इतना पैसा नहीं होता, तो स्टॉक मार्केट में ऐसा कैसे करें कि एक्सपीरियंस तो मिले पर ज़्यादा खोए नहीं? एक ही तरीका है, टाइम। अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो अपना नॉलेज बढ़ाओ। देखो, स्टॉक मार्केट में वो लोग भी हैं जो रोज़ का पैसा बनाते हैं। स्टॉक मार्केट में वो लोग भी हैं जो रोज़ पैसा डबल करके जाते हैं। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। ऐसे लोग हैं, लेकिन जो ऐसे लोग हैं वो आपको सोशल मीडिया पर नहीं दिखेंगे, वो आपको आम पब्लिक के पेज नहीं दिखेंगे। वो पैसा 100 रुपये आज अगर डालते हैं तो वो 200 रुपये शाम को लेकर निकलते हैं। ऐसे लोग हैं, लेकिन वो दिखते नहीं हैं तो लोगों को पता नहीं चलता। फ़र्क क्या है, वो 100 सुबह डाल रहा है, शाम को 200 लेके निकल रहा है, कि बहुत ज़्यादा सीखा है उसने, बहुत ज़्यादा समय लगाया है, बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई हैं मार्केट में ही, बहुत ज़्यादा गलतियां करी हैं। तो एक अच्छा खासा प्रैक्टिस, एक अच्छा खासा गलतियों का कलेक्शन, एक अच्छा खासा समय जब उसने दिया, तब ये नौबत आई कि वो एक दिन का डबल लेकर के निकल रहा है। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि आदमी आज स्टॉक मार्केट के बारे में जाना है, उसको आज ही डबल चाहिए। नहीं हो सकता। या तो आप बहुत ज़्यादा सीखने में समय लगाओ, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी डबल कर पाओगे, या अगर नहीं दे सकते फिर स्मॉल कैप पकड़ लो भैया, 20 साल के लिए छोड़ दो। चलिए, ये तो तरीका हो गया। अब बात करते हैं सोने की। हमेशा जब भी देखा है स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल है या गिर रहा है, तो लोगों ने भरोसा सोने पे जताया है। पर जब हमने US ईरान इजराइल वॉर के टाइम हमने देखा कि स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है और सोने के दाम भी गिर रहे हैं, तो ये समीकरण बदल गए हैं क्या सोने में इन्वेस्टमेंट के? सोने को ज़्यादा लोग समझते नहीं है। सोने को हम कहते हैं ना रियल मनी। दरअसल इसका अर्थ समझने की ज़रूरत है। हम मनी को क्या कहते हैं? वो 500 रुपये का नोट, 1000 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, वो मनी है? वो तो कागज़ का टुकड़ा है। मोदी जी एक दिन टीवी पर आएंगे और कहेंगे 500 रुपये का नोट बंद, 100 रुपये का नोट बंद, रख लो अपने हाथ में 500 का नोट। कोई लेगा नहीं उसको, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। गोल्ड के बारे में कभी मोदी जी कह सकते हैं क्या? कह भी दिया आज से गोल्ड भैया 10 ग्राम का 1 रुपये कीमत, जहाँ 10 ग्राम 1.5 लाख रुपए का मिल रहा था अब 1 रुपये मिलेगा, हो जाएगा क्या? कह के देख ले, नहीं होगा। दुनिया की कोई भी सरकार ट्रंप आकर के बोल दे कि गोल्ड ये 10 ग्राम का 1 रुपये कीमत, नहीं होगा। तो कोई भी सरकार सोने की कीमत इधर का उधर नहीं कर सकती। लेकिन आपके हाथ में जो करेंसी, जो कागज़ का टुकड़ा लेके आप घूम रहे हैं, वो तो सरकार एक दिन टीवी पे आए उसकी वैल्यू खत्म। तो गोल्ड उस समय तक साथ देता है जब सरकारें अपना मूड बदल रही होती हैं, जब सरकारें इधर उधर व्यस्त हैं, जब लड़ाई चल रही है, दुनिया का कुछ पता नहीं कौन सा देश बचेगा, कौन सा देश नहीं बचेगा, क्या बचेगा नहीं बचेगा, करेंसी बचेगी कि नहीं बचेगी, उस समय सोना बचा होता है। सोना को उस समय कोई नहीं हिलाता। तभी कहते हैं गोल्ड इज़ रियल मनी। इसीलिए कहते हैं वो रियल मनी है, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो वैल्यू अपनी नहीं खोएगा। हाँ, वैल्यू खोने का मतलब आज 1.5 लाख का है, कल 140 हो जाए, 145 हो जाए, उसको वैल्यू खोना नहीं कहते। उसको वॉलेटिलिटी कहते हैं, उसको लिक्विडिटी क्रिएट करना कहते हैं। ऊपर नीचे होगा, लेकिन क्या 1.5 लाख से वो जीरो हो जाएगा, 10 रुपये का हो जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला।
लेकिन क्या आपके 500 नोट की कीमत 10 रुपये हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सरकार आएगी, कहेगी 500 का नोट की कीमत भैया 10 रुपये के बराबर है, हो गया वो 10 रुपये का। आप दूसरे देश में ही चले जाइए, दूसरे देश में चले जाओ, करेंसी की वैल्यू इतनी कम हो वियतनाम जाएगी। में आप चले जाओ, वेनेजुएला आप देख लो, होता है ना। गोल्ड इज रियल मनी। और दूसरी चीज ये भी है कि गोल्ड रेयर है, इजीली अवेलेबल नहीं है, कितना भी निकाला जा सकता है ये नहीं है। तो इसीलिए गोल्ड को टेक्निकल टर्म में कहते हैं ना सेफ हेवन। तो सेफ हेवन का मतलब ये होता है कि जब दुनिया में कुछ भी काम नहीं कर रहा हो तो गोल्ड चलता है, गोल्ड काम कर रहा होता है। इसीलिए किसी का इन्वेस्टमेंट अगर गोल्ड में है तो आप टेंशन फ्री रहो। और मैं तो दुनिया को अब समझ में आया गोल्ड की वैल्यू, जब ये वॉर चल रहा है। मैं तो बहुत टाइम से कहता हूँ गोल्ड में आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि आप लार्ज कैप और मिड कैप का भी अगर आप रिटर्न देखोगे ना, सेंसेक्स का रिटर्न आप देख लो, निफ्टी का रिटर्न आप देख लो, पिछले 20 साल में जितना निफ्टी ने दिया है गोल्ड उससे शायद थोड़ा ज़्यादा ही दिया है। Okay. कोई कहता है कि गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10%, 15%, 20% रखो, रिटर्न उठा के देख लो, निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न दिया है गोल्ड ने। 20 साल का उठा के देख लो आप, सेंसेक्स से ज़्यादा रिटर्न दिया है गोल्ड ने। तो गोल्ड धीमा जरूर चलता है, लेकिन एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि निफ्टी हो सकता है गोल्ड से तेज़ चल रहा हो, लेकिन निफ्टी में गिरावट बड़ी आती है। हाँ, गोल्ड में इतनी बड़ी गिरावट नहीं आती कभी। हाँ, तो जिसकी वजह से गोल्ड की रफ्तार स्लो जरूर है, लेकिन गोल्ड की रफ्तार लंबी है। गोल्ड कछुआ जरूर है, लेकिन वो रुकता नहीं है, इसीलिए गोल्ड जीत जाता है। कछुआ इसीलिए जीत जाता है कि रुकता नहीं है। वो जीतता हमेशा कछुआ ही है। जीतता हमेशा कछुआ है क्योंकि रुकता नहीं है वो। गोल्ड वो कछुआ है। लेकिन गोल्ड गिरा क्यों इस समय, मतलब वॉर के टाइम पे जब कुछ नहीं चल रहा था तो लोगों का भरोसा गोल्ड पे क्यों नहीं था? देखिए, अभी गिरने की 2 वजह है। एक वजह ये दुनिया आपको बताएगी कि गोल्ड की प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो अपने रियल प्राइस पर आए। मैं इसमें कम बिलीव करता हूँ। अच्छा। मैं इसका रियल ये मानता हूँ कि अभी दुनिया में ना सबको पैसा चाहिए था। देखिए, आज किसी भी देश के ना बेसिक से बेसिक नीड पर अगर आप नीचे उतरते चले जाओ, गाड़ी, घर, बंगला, इकोनॉमी, सबसे नीचे उतरते चले जाओ, सबसे निचले स्तर पर आपको आदमी की ज़रूरत, देश की ज़रूरत पता चलेगी, तेल है। क्योंकि जब तेल एक ट्रक में डलता है तब चावल की बोरी घर तक आती है। जब तेल एक ट्रक में डलता है तब पहनने के लिए कपड़े हमारे घर पे आते हैं। जब तेल एक ट्रक में डलता है तो बच्चों के पढ़ाई का किताब उसके आता है। जब तेल एक गाड़ी में डलता है तब बच्चा स्कूल जा पाता है, आदमी ऑफिस जा पाता है। यानी कि तेल अगर खत्म तो दुनिया थम गई। इंटरनेट बंद हो तो आदमी चलता रहेगा, दुनिया चलती रहेगी। तेल खत्म तो दुनिया एकदम से झटके में थमेगी। तो तेल सबसे बेसिक नीड है। और अभी जो खतरा आया था वो तेल पर आया था। तो आदमी की जब बेसिक नीड पर और इतना बड़ा खतरा आ जाए, ईरान जो कि दुनिया का 20% तेल गुजरता है उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से, उसको बंद कर दिया ईरान ने। तो यानी कि पूरी दुनिया की बेसिक नीड पर खतरा आ गया, यानी कि सब कुछ तबाह हो सकता है। तो आदमी के साथ अगर ये सिचुएशन आ जाए, सब कुछ तबाह हो सकता है, तो सोने में रखेगा आदमी पैसा? क्या करेगा? अरे भैया सोना बेच, ईरान को जो चाहिए वो दे, डॉलर ला, ये करेंसी ला, वो करेंसी ला, इसको दे, लेकिन अपना तेल का जहाज मंगवाओ। ईरान ने अभी $2 मिलियन मांगने शुरू कर दिए थे ना। हाँ। तो जिसको जो चाहिए वो दो, लेकिन तेल मंगवाओ, क्योंकि तेल, सोना तो बाद में खरीद लेंगे, तेल चला गया तो आज के आज जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी वजह ये थी कि लोगों को जब तेल की ज़रूरत, तेल की आफत ऐसी पड़ी तो लोगों ने अपना स्टॉक किया हुआ सोना बेचना शुरू कर दिया। लोग, जब मैं कह रहा हूँ तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े बैंक्स की बात कर रहा हूँ। सोना बेचना शुरू किया उन्होंने, क्योंकि भैया रुपया लाओ या डॉलर लाओ या करेंसी लाओ, क्योंकि तेल मंगवाना है। ये चीज़ आगे अभी जारी रहने वाली है? सोने को हम और गिरता हुआ देखेंगे? 1 लाख से कम हो जाएगा? मतलब ऐसी जो कहानियां चल रही हैं। 1 लाख से कम हो जाएगा ये तो पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लगती है, ना के बराबर है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हो सकता है, अगर जो तेल का संकट अभी भी चल रहा है, ये संकट अगर जारी रहा तो सोना आपको और गिरता हुआ दिखेगा। क्योंकि जिनके पास सोना स्टॉक में है वो सोना बेच करके अपनी करेंसी लेंगे, ताकि करेंसी वो ईरान को दे करके या जिसको भी दे करके वो तेल की ज़रूरत पूरी करें। क्योंकि प्रायोरिटी अभी सोना नहीं है, प्रायोरिटी अभी तेल है। तो इसलिए हो सकता है कि सोना और गिरे, लेकिन 1 लाख तक गिर जाए, नहीं हो सकता ऐसा। अब सागर जी ये बताइए, क्रिप्टो को लोग बहुत ही अनसेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। आपका क्या फंड है क्रिप्टो को लेकर? इन्वेस्ट करना चाहिए? किसको करना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा। 50 साल के आदमी को तो कतई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, दूर से ही भाग जाइए आप। हाँ। अगर वही 20-22 साल वाला है उसको ज़रूर करना चाहिए,
क्योंकि उसमें क्षमता है रिस्क लेने की, समय बहुत है उसके पास। और क्रिप्टो देखिए, एक छोटा बच्चा है, घर में जब छोटा बच्चा होता है ना, बहुत उछल कूद मचाता है वो, बहुत हाथ पैर मारता है, बहुत तोड़ फाड़ करता है वो। लेकिन वो बच्चा जब बड़ा होता चला जाता है तो वो शांत होता चला जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है उसमें। अभी क्रिप्टो बच्चा है, पूरी दुनिया के लिए एक नया इनकम इन्वेस्टमेंट एसेट है। तो अभी बहुत वो तूफान मचाता है। तूफान मतलब 20-30% गिर जाएगा, 20-30% उड़ जाएगा एक दिन में, लंबी लंबी छलांग, लंबी लंबी गिरावट एक दिन में। तो छोटा बच्चा ऐसे तो करता है, कुछ भी करेगा। ऐसे ही क्रिप्टो भी कुछ भी कर रहा है। लेकिन देखेंगे आप कि जैसे जैसे समय आएगा, जैसे जैसे ज़्यादा लोग क्रिप्टो को अडॉप्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, क्रिप्टो भी बड़ा एसेट बनता चला जाएगा और इसमें भी ठहराव आएगा। आज जैसे निफ्टी सेंसेक्स ठहर चुका है, एक ग्रोथ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्रिप्टो की भी ग्रोथ आप प्रेडिक्ट कर पाओगे आज से शायद 10 साल 20 साल बाद। आज प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल है, वो इतना ज़्यादा तूफान मचाता है। तो जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, इसमें एसआईपी करना प्रॉफिटेबल है? फिर वही एज वाली बात, 50 साल वाले को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और 20 साल वाले को बिल्कुल करना चाहिए। एक छोटा सा अमाउंट जो कल को बहुत ज़्यादा नीचे भी चला जाता, आपको दर्द ना हो, उतने अमाउंट का तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन सागर जी, क्रिप्टो की अगर बात करी जाए, रेगुलेटेड नहीं है, कौन है, किससे? अगर आप एक दिन अचानक आप बढ़ता है, आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जाते हैं और गायब हो जाए, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये कितना रिस्की हो सकता है? देखिए, बिल्कुल पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तभी ये कहता हूँ कि उतना ही पैसा डालिए जो कि चला भी जाए, कल को ऐसा कुछ हो भी जाए तो ज़्यादा तकलीफ ना हो। रिस्क लेने वाली बात है, और रिस्क तभी हम 20-22 साल की एज की बात में बार बार कर रहा हूँ। आप क्रिप्टो में पैसा डाल रहे हैं तो रिस्क है, बड़ा है, लेकिन जहाँ रिस्क है वहीं पैसा बनने की पॉसिबिलिटी भी है। तो रिस्क तो है। कल को ये भी अगर सवाल हो कि क्रिप्टो ही दुनिया से ख़त्म हो जाए, हो भी सकता है। चलिए, तो यानी रिस्क है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही दिख रही है। हाँ, रिस्क के साथ अपॉर्चुनिटी। अब सागर जी, ये तो हो गए सारे क्वेश्चन आंसर्स। अब एक रैपिड फायर राउंड जल्दी से हो जाए आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं हमारा रैपिड फायर राउंड। एक फाइनेंशियल आदत जो हर किसी को आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। एक्स्ट्रा कमाई की तरफ ध्यान लगाओ, बचत के साथ साथ। बचत के साथ साथ एक्स्ट्रा कमाई। अब पैसा कमाना या पैसा संभालना? पैसा कमाने के साथ साथ पैसा संभालने की स्किल सीखते चलना। ईएमआई या नो ईएमआई लाइफ? ईएमआई, अगर ये ईएमआई कुछ एसेट बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है तो। पैसे से जुड़ा एक मिथ जो आप तोड़ना चाहते हैं? पैसा बहुत बुरी चीज़ है, पैसा हाथों की मैल है, पैसा रिश्ते बिगाड़ देता है। होता है इसके जस्ट अपोजिट है। पैसा अगर है तो बहुत रिश्ते बनते हैं। पैसा हाथ की मैल नहीं, जब पैसा हाथ में होता है तो मन में सुकून होता है। सेविंग अकाउंट, एफडी या एसआईपी? अगर इमरजेंसी फंड बनाना है तो एफडी, अगर बड़ा वेल्थ बनाना है तो एसआईपी। ऑनलाइन इनकम या ऑफलाइन बिजनेस? जिसको जो आता है, लेकिन ऑनलाइन इनकम में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ऑफलाइन में शायद जितना प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, उससे भी कहीं ज़्यादा। गोल्ड या स्टॉक्स? दोनों टाइम टाइम के हिसाब से। रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड? मेरा रियल एस्टेट ज़्यादा। ओके। 50 से पहले रिटायरमेंट मुमकिन या मिथ? मेरे हिसाब से रिटायरमेंट तो कभी होना ही नहीं चाहिए और होता भी नहीं है। एक स्किल जो हर स्टूडेंट को सीखनी चाहिए? बेचने की स्किल। आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट? कोर्सेस, इतने सारे कोर्सेस। एक सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती जो लोग करते हैं? ट्रैक नहीं करते अपने फिनेंसेस को, अपनी ईएमआई को, अपने लोन को ट्रैक नहीं करते। ट्रैक करना जरूरी है। ओके, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। और आखिर में, अगर आपको हर भारतीय परिवार को एक फाइनेंशियल सलाह देनी होगी तो वो क्या होगी? फाइनेंशियल सलाह ये है कि इस मिथ को तोड़िए कि ज़्यादा कमाई बढ़ेगी तभी सेविंग हो पाएगी। कम कमाई में भी बड़ी सेविंग हो सकती है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बुद्धि लगाने की ज़रूरत है, और एक लंबे पेशेंस की ज़रूरत है। रातों रात कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक रात सब कुछ बदल देता है अगर ये सब किया जाए। ओके, थैंक यू सो मच सागर जी। आज आप डीआरएस इनसाइट्स पर आए, आपने इतना वक्त हमें दिया और इतने सारे फाइनेंशियल एडवाइस या फिर आप कहें मिथ्स को आपने तोड़ा, और तो और देसी अंदाज में हमारे व्यूअर्स को आपने दी पूरी फाइनेंशियल गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।